हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते कैसन बा? बढ़िया बा। ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुप्रभात। यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। तो अपन बात कर रहे थे विद रेफरेंस टू कल कहाँ पे थे अपन? विजयनगर विजयनगर यस। तो विजयनगर कंटिन्यू करते हैं आज, और विजयनगर के बाद रीजनल स्टेट्स में चले जाएंगे सर। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ हमने विजयनगर के बारे में पढ़ लिया था। वी हैव स्टडीड मेन एस्पेक्ट ऑफ विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी। तो हम बेसिकली विजयनगर के ऊपर इनकी पॉलिटी देख लिए हैं। हमने नेचर ऑफ स्टेट के बारे में देख लिया था। नेचर ऑफ स्टेट के साथ साथ हमने समझने की कोशिश की थी कि इनकी जो सिस्टम थी, एक तो नयनकारा सिस्टम, नयनकारा या अमरनायक सिस्टम इसको कहते हैं, या इसी के साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इनके यहाँ पे अय्यर सिस्टम थी। अय्यर और नयनकारा डिफरेंट होते हैं ना, ये सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है, ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई है, ये भी हमने समझने की कोशिश की थी। और फाइनली विजयनगर के अंदर ही फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर से जो भी टॉपिक आया था वो भी समझने की कोशिश की कि क्या क्या फॉरेनर्स आए थे, किस तरह से बेसिकली जो सोर्सेस है इनके बारे में। जो सवाल आपको यहाँ से है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट पार्ट है कल्चर का। आज कल्चर एंड सोसाइटी को खत्म करते हुए फाइनली विल ट्राई टू कंक्लूड आउट द हिस्ट्री ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कि कैसे हुआ एंड हाउ इट ऑल एंडेड, एंड फिर आगे की कहानी जो है उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, चलिए सर, ठीक है। तो आई जस्ट लोड द फाइल विजयनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा है नहीं विजयनगर के अंदर। मेन जो है कल्चर है, आर्किटेक्चर है, वो हमने एक्चुअली आगे के पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस किया था कि भाई विजयनगर के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। उसमें इंडिजिनस आर्ट भी है और उसमें थोड़ा बहुत भवानी सुल्तान के साथ इनके जो इंटरेक्शन हो रहे थे, लेटर ऑन फिर मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी निकल के आते हैं। तो वी विल कम टू नो कि ये जो भी स्टेट्स होंगे अंदर अंदर एक दूसरे को एक्सचेंजेस में हेल्प करेंगे सर। ठीक है। दूसरी कहानी विजयनगर के अंदर से सोसाइटी है। सोसाइटी से आया नहीं था, वो पीटी में कभी कभी आ गया था। तो आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें फिल्म सेंटर जो फैक्ट आती है उसको कैसे आंसर किया जा सकता है सर। ठीक है। एक सवाल आपको यहाँ से आता है वो है अमुक्त मालेदा, है ना? तो क्योंकि अमुक्त मालेदा एक बुक है दैट गिव्स अस द डिटेल अबाउट फोर्ट्स, ब्राह्मणास एंड द ट्राइबल ग्रुप्स। ओके। और उसमें ये डिटेल में क्यों इतनी सारी बात की गई है, थोड़ी बहुत उसके बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी के साथ कंटेक्स्ट में है, वो पॉलिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है सर। ठीक है। तो देयर आर थ्री टर्मिनोलॉजीज। वन इज द रिलेशनशिप ऑफ द फोर्ट्स, द ब्राह्मण्स एंड द डिस्पर्स्ड ट्राइबल ग्रुप्स। ओके। तो अब देखिए ये बुक जो है ना, ये बुक कृष्णदेव राय ने खुद लिखी थी सर। ओके। तेलुगु लिटरेचर की बहुत ही क्लासिकल बुक कहते हैं। ये बुक में अंडाल करके कैरेक्टर के बारे में दिया गया है। अंडाल वाज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेडी कॉल्ड घोड़ा देवी, और वो अपने इष्ट देव यानी कि विष्णु जी के प्रति जो समर्पण दिखाती है उसकी कहानी ये बुक के अंदर है सर। ठीक है। बट अलॉन्ग विद दैट दिस बुक आल्सो गिव्स अस द डिटेल अबाउट हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ टू रन द स्टेट एंड व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स एंड अदर थिंग्स अराउंड दिस। ओके। तो दिस बुक गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ये जो किताब है ये हमें सोर्स के रूप में काफी हेल्प करती है। और इसमें प्रिस्क्रिप्शन के रूप में, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि भाई एक आदेश के रूप में राजा ने बताया है कि भविष्य के शासकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस अमुक मालेदा जो बुक है वो हम लोग के लिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट हो जाती है। इसके ऊपर से वी विल सी दैट हमें यहाँ से चीजें देखने को मिलती है जो कृष्णदेव राय ने अपनी किताब के अंदर लिखने की कोशिश की थी सर। ठीक है। तो कृष्णदेव राय अंडर अमुक मालेदा टॉक्स अबाउट मल्टीपल थिंग्स इन हिज बुक्स। वी विल कम टू नो कि ही टॉक्स अबाउट हाउ टू टेक ओवर द टेरिटरीज, और टेरिटरीज के अंतर्गत वी विल कम टू नो कि वो बताने की कोशिश करते हैं फ्यूचर के राजाओं को कि भाई देखो दिस इज द पॉलिसी दैट वन नीड्स टू अडॉप्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। समझ में आया कि नहीं आपको? इस तरह से पहली चीज ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब आपने कोई भी टेरिटरी को टेक ओवर किया है तो टेक ओवर करने के बाद वहां के लोगों को अच्छा ट्रीट करो। उससे क्या होगा कि तुम्हारी लेजिटिमेसी बढ़ेगी सर, है ना? समझे? वहां पे तुम जो भी फोर्ट बना रहे हो, ये फोर्ट के अंदर वी विल सी दी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण को फोर्ट कमांडर बनाओ। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन ब्राह्मण, है ना? समझे? द रिलीजियस सेक्टर, द टेंपल इंस्टीट्यूशंस, द किंग, है ना? एंड दे हैड मल्टीपल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज एज वेल। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो मेरे कोर्ट में बहुत सारे ब्राह्मण थे जिनको मैंने फोर्ट कमांडर, अलग अलग पॉलिटिकल और मिलिट्री पोजीशंस दी थी, और वी विल फाइंड कि इनको अगर हम शासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज करेंगे तो हमारे लिए भी फायदा है, सोसाइटी के लिए भी फायदा है। ठीक है। कृष्णदेव राय आल्सो गिव्स अस द डिटेल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण, और वो ये भी कहते हैं कि कुछ कुछ लोगों के अंदर खराब गुण होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लेने का सर। ठीक है, समझे? तो इस तरह से ही विल बी हाइलाइटिंग द फैक्ट कि भाई आप उनको ट्रस्टवर्थी जो भी है उनको कमांडर्स बनाओ, उनको सैनिक दो, उनको वी विल सी दैट वो एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सत्ता दे दो। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से वो हेल्प करते हैं इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रनिंग द स्टेट। दूसरी ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि द पॉलिटिकल एंड द प्रीस्टली रोल, कि मैंने बताया कि भाई वो प्रीस्ट के रूप में तो चल रहे थे, पर साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रोल की भी बात करेंगे सर। ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि भाई देखो देयर इज यू शुड हायर ब्राह्मण्स हु आर लर्नड इन द स्टेट क्राफ्ट, हु बेसिकली सी द विजन ऑफ द स्टेट, हु आर इन्वॉल्वड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, और आपके लिए फायदा होगा। उस तरह से बातें करने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ही इज आस्किंग ऑन द डिपेंडेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, एंड दिस ब्राह्मण्स विल बी डूइंग अ ड्यूअल वर्क। वन वर्क इज द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एंड सेकंड इज द रिलीजियस अथॉरिटी एंड द रिचुअलिस्टिक सोवरेनिटी दैट वाज सपोज्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द किंग, वो भी ये ब्राह्मण के थ्रू कंप्लीट हो पाएगी सर। गेटिंग ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि द किंग इज एडवोकेटिंग अबाउट दिस पार्ट कि भाई ऐसे ब्राह्मणों को इंक्लूड करो, ऐसे लोगों को इंक्लूड करो जो तुम्हारे लिए फायदे हो सर। ठीक है। उनकी एज ग्रुप के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो ड्यूटीज को फुलफिल करने के लायक हो उन लोगों को इंक्लूड करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। वी विल फाइंड कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण होंगे वो धर्म को भी जानते होंगे, वो अर्थ को भी जानते होंगे, है ना? वो मनु के दर्शन को भी जानते होंगे, स्मृति को भी जानते होंगे। इसके लिए उनको पता है कि अगर समाज के अंदर उनके ऊपर आवाज भी उठेगा तो दे विल बी एबल टू आंसर एंड काउंटर आउट एनी काइंड ऑफ एक्यूजेशंस दैट वर बीइंग मेड और मॉकिंग बाय द अदर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। ओके। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर वी विल सी कि ही इज एडवोकेटिंग इन डिटेल अबाउट व्हाट टू और whom to hire और हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वर्किंग। ठीक है। गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से पहली चीज तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई देखिए ब्राह्मण्स आर द मेन कोर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे विल हेल्प अस इन रनिंग द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द लॉन्गर रन। समझे कि नहीं समझे? तो पहली चीज तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने बताया कि जब जब आप मिलिट्री कैंपेन्स में जाओ कहीं पे, व्हेनेवर यू गो फॉर मिलिट्री कैंपेन्स और एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल कैंपेन्स और सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फार ऑफ एरियाज एज वेल, उसमें भी यू कैन आल्सो इंक्लूड द ब्राह्मण कमांडर्स विद यू सर। क्योंकि वो आपके साथ जाएंगे तो समाज के अंदर आपकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी, वो आपके साथ जाएंगे तो आपके सामने बगावत होने
की शक्यता कम है सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से कमांडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपके साथ रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी सारे जो क्लासेस होंगे, ये बाकी सारे क्लासेस ब्राह्मण मिलिट्री कमांडर को देख के भी थोड़े पैसिफाई हो जाएंगे। एक्चुअल में इस पीरियड में सोसाइटी के अंदर जो धर्मशास्त्र लिखे गए थे, उसमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली लिखी गई थी, वो थी ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑल द स्मृति लिटरेचर्स, ओके। जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मणों को अगर हाथ उठाओगे या ब्राह्मणों को मारोगे या ब्राह्मणों के ऊपर अगर आपने अटैक किया, तो वी विल फाइंड कि आपको पनिशमेंट मिलेगी बहुत खराब की खराब तरह से। एंड अदर लाइफ के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, इस लाइफ के अंदर तो मिलेगी ही सर, ओके। सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि बिकॉज़ ऑफ द राइटिंग्स इन द मिडिवल एरा, सो ब्राह्मण्स वर वेरी मच रिवर्ड इन द सोसाइटी, एंड बिकॉज़ दे वर वेरी मच रिवर्ड इन द सोसाइटी, तो इट बिकेम वेरी मच ऑब्वियस दैट कि भाई इनको कोई भी प्रकार की हाथ ना लगाए तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, समझे कि समझे। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि ही इज टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मण्स बीइंग द मोस्ट ट्रस्टेड एलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, गेटिंग ओके। तो राजा के लिए इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, हो सके उतने कोई कमजोर लोगों को साथ में ना लो, वरना क्या होगा कि जो नॉन ब्राह्मण क्लासेस है, जो नॉन बेसिकली अलियनाइज्ड या नॉन संस्कृताइज्ड सोसाइटी, वो आपके सामने बगावत कर देगी सर, गेटिंग ओके। सो इस तरह से ही इज टॉकिंग अबाउट गिविंग अथॉरिटी टू द ब्राह्मण कमांडर, उनको लैंड दो, उनको फोर्ट दो, उनको आर्मीज दो। इससे दो चीज होगी, पहली चीज हमको ये देखने को मिलती है कि भाई आपकी लेजिटिमेसी भी प्रूव होगी, उनकी भी लेजिटिमेसी प्रूव होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सी दैट, ये तो पहली बात बताने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। दूसरी कहानी वी विल आल्सो फाइंड कि ही इज टॉकिंग अबाउट दी स्टोरी लाइन अबाउट दी ट्राइबल किंगडम्स ऑफ दैट टाइम, ओके। अब जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो उसने ये बताया है कि राजा को या राजा के ऑर्डर को मानना चाहिए। साथों साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि भाई अगर राजा का ऑर्डर जो ना माने, उनके ऊपर आपको प्रभाव भी डालना है। कैसे प्रभाव डालोगे सर, ठीक है। तो मेक श्योर कि भाई उनके ऊपर तुम पॉलिटिकल प्रेशर डालो, मिलिट्री प्रेशर डालो, है ना, अपनी सेना भेज दो ट्राइबल एरियाज को कंट्रोल करने के लिए सर, ठीक है। बट उतना भी ध्यान रखो कि 100% आप उनको नहीं कर पाओगे, तो फिर वो साम दाम दंड भेद जो है, वो दोनों का उपयोग करो सर, गेटिंग ओके। तो हो सकता है कि जैसे एक भील कम्युनिटी है ट्राइबल की सर, ओके। अगर उनको उन्होंने लिखा है किताब के अंदर कि अगर भाई वो तुम उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये आपके साथ बगावत करने बैठ गए हैं, तो फिर आपने ट्राई करने की कोशिश की कि कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे सर, ओके। तो उनको दोस्त बना दो, जो कौटिल्य ने भी कहा था। उनको अपनी सेना के अंदर इंक्लूड करा दो, उनको खाना पीना, उनको जो भी रिसोर्सेज है वो पूरा दे दो, और उसके बाद वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ आप संघर्ष करो या उनको अपना साथी बनाओ, और साथी बनाने के बाद उनका संघर्ष करो सर, ओके। तो ये तो बहुत फायदा हो जाएगा सर, ओके। तो इस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इफ यू ट्राई टू क्लीन अप फॉरेस्ट फोक, है ना, कि भाई जंगल में या फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज को अगर आप जीतने की कोशिश करो या उनको क्लीन अप करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल सर, ओके। इससे ज्यादा तो अच्छा फायदा ये होगा कि आप उनको अपना दोस्त बना दो सर, ओके। और दोस्त बनाने के अंदर भी वी विल कम टू नो कि द ब्राह्मण कमांडर्स दे विल हेल्प यू इन लेजिटिमाइजिंग योर रूल एंड डोमिनेशन एज़ वेल सर, ठीक है। तो इस तरह से ही इज टॉकिंग अबाउट द थ्री बेसिस ऑफ हाउ द गवर्नेंस शुड बी वर्किंग सर, ओके। और यही बुक के अंदर की जो थीम है, जहां इन्होंने ये तीन चीजों की बात की है, इसके सिवा ही इज टॉकिंग अबाउट घोड़ा देवी एंड अदर पार्ट्स एज़ वेल, जहां इन्होंने वी विल सी कि घोड़ा देवी मतलब जो अंडाल का कैरेक्टर है उसको कैसे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। एंड ओवरऑल वी विल कम टू नो कि ये जो बुक है, ये बुक प्रिस्क्रिप्टिव रूप में थी। ये बुक के अंदर प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ पॉलिटिकल और कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री का भी एक सोर्स के रूप में आपको मिलेगा सर, समझे। तो दिस बुक इज अ बेंचमार्क बुक फॉर द गाइडेंस टू द फ्यूचर किंग, समझ में आया कि नहीं आपको। ये गाइडेंस के रूप में इसके लिए यूपीएससी ने कहा कि भाई देखो, ये किताब के अंदर तीन सोर्सेज को मेंशन किया गया है, इसके ऊपर आपको कमेंट करनी है, टिप्पणी करनी है। तो टिप्पणी में कृष्णदेव राय ने यही बताया है कि भाई देखो, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू विन इट ओवर एनी काइंड ऑफ एरियाज जहां आपके सामने बगावत होगी सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो ये पार्ट था इसके अंदर से। नेक्स्ट टाइम आपको इसमें भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, लेकिन आज क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू भक्ति एज़ वेल, बट बहुत डिटेल में है, मतलब आई सी दैट फिर वो तेलुगु लिटरेचर के पॉइंट ऑफ से बहुत डेप्थ में सवाल चला जाएगा, और उसके लिए अलग से फिर हमको 1 डेढ़ घंटे का सेशन देना पड़ेगा। पर एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो इसमें हमें टिप्पणी करके फाइनली ये बताना है कि इट वाज अ प्रिस्क्रिप्टिव बुक। वी डू नॉट सी 100% कि इट वाज बीइंग फॉलोड बाय द लेटर किंग्स एज़ वेल सर, ठीक है ना। आगे के राजाओं के द्वारा इसको फॉलो किया होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंडली वी विल आल्सो फाइंड कि अलोंग विद द डिस्पर्स्ड ट्राइबल ग्रुप, द फोर्टिफाइड एरियाज एंड द ब्राह्मणास विल आल्सो फाइंड कि द भक्ति ट्रेडिशंस आर आल्सो बीइंग हाइलाइटेड इन दिस बुक, ओके ना, समझे, करेंगे अपन, ओके। क्योंकि आपको तो इन तीनों के बीच में कमेंट करना है, आपको रिलेशनशिप के रूप में कि भाई इनके ऊपर कैसे विन ओवर करना, उसकी बात की है। ब्राह्मणों की लेजिटिमेसी की बात की, उनकी क्वालिटीज की बात की है, उनको क्या क्या राइट्स देना चाहिए उसकी बात की है, किस तरह से मिलिट्री कैंपेन्स करना उसकी बात की है सर, ठीक है। बट साइमल्टेनियसली ये बुक के अंदर दूसरी भी चैप्टर्स है ना सर, ओके। तो इट दिस बुक आल्सो टॉक्स अबाउट द राजनीति सर, ओके। सो राजनीति आल्सो टॉक्स अबाउट हाउ द किंग शुड फॉलो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिसी, गेटिंग अपन, ओके। तो ये बेसिकली कहानी इसके अंदर से आपको यहाँ से मिलेगी, जो अमुक्त मालेदा का पार्ट है। बाकी अगर आपको इसको पढ़ना है तो टीपीएससी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करिएगा, और उसमें बेसिकली ये तेलुगु लिटरेचर या कृष्णदेव राय का हिस्ट्री आपको बहुत डिटेल के अंदर आएगा। मेरे को नहीं पता है, अपने को इतना ही पता है कि जितना एग्जाम सेंटर करने को जरूरी है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, है ना, समझे। तो दिस वाज अ बुक विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट सर। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का मतलब ये है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी उसकी रेलेवेंस हुआ करती थी सर, ओके। दूसरी कहानी कृष्णदेव राय के बारे में या उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में हमने कल देखने की कोशिश की थी, और समझा था कि इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी सर, ठीक है। तो बेसिकली सोसाइटी और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तीन चीजें देखनी है, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन, कि भाई कैसे इनकी परिस्थिति हुआ करती थी। तो इनमें हमें जो सोशियो इकोनॉमिक है, उसमें तो बेसिकली सोर्सेज के अंदर जो सबसे मेन सोर्स है वो है फॉरेन सोर्स, ओके। और मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पर उसका खाली कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं। जब आपको इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर सवाल आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, तो आपको डिवाइड ही कर देना है कि भाई देखो, प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड दी सर्विसेज, दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ये तीन कैसे चलते थे और इसके बारे में क्या क्या हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। प्राइमरी में दो चीज देखनी है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कितना हुआ, एग्रीकल्चर के साथ साथ इंफ्रा क्या था। तीसरा देखना है वो है लैंड रेवेन्यू, जो एग्रीकल्चर का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि स्टेट इसका डेवलपमेंट करके रेवेन्यू उठाने की कोशिश करेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और लैंड रेवेन्यू के अंदर सेटअप आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली लैंड रेवेन्यू सेटअप से मिडिल इंडिया से सवाल या विजयनगर के अंदर से सवाल नहीं आया है, ना ही मुझे लग रहा है कि आएगा, क्योंकि इतना डेप्थ के अंदर कौन पूछता है कि भाई विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बताइए कि भाई एक्चुअली लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या हुआ करती थी। इरिगेशन एग्रीकल्चर के ऊपर आया है, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि इन्होंने डैम्स बनाए थे, इन्होंने कैनाल्स बनाए थे, इन्होंने वी विल सी की वाटर के लिए अलग-अलग प्रकार के यूजेस करके मल्टी क्रॉपिंग करने की कोशिश की थी। सो उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ चुका है। वही कहानी आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी मिलेगी सर, ओके, कि कौन-सी वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। अब ये बेसिकली बड़ा माइनिंग रिच एरिया था, है ना, समझे। तो ये माइनिंग रिच एरिया हुआ करता था, तो माइंस एंड मिनरल्स के कारण वी विल आल्सो फाइंड कि मैन्युफैक्चरिंग ठीक-ठाक हो रहा होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग ठीक-ठाक हो रहा था, तो उसके कारण वी विल सी कि काफी सारी वस्तुएं सरप्लस में आएगी। ये सरप्लस में आएगी, तो दिस विल लीड टू द सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ, दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ट्रेड एंड कॉमर्स में दो तरह से होंगे, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के पास क्या सोर्सेज अवेलेबल है, और इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। एक्सटर्नल है तो पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत होगी, हमें ये पता होना चाहिए। इसका जो कस्टम ऑफिशियल्स का जो सेटअप था, वो हमें पता होना चाहिए कि कस्टम ड्यूटीज लगती थी कि नहीं लगती थी, लगती थी तो कैसे लगती थी। अब देखिए, ये लॉजिक का पार्ट है कि कोई भी कोस्टल स्टेट होता है, उसमें कस्टम ड्यूटी ना लगे तो वो स्टेट किस बात का सर, समझे, करेंगे अपन, ओके। ना लोग सोचते हैं बोले ये कैसे लगता होगा, किस तरह से, अरे भाई लगता ही है ना, उसके सिवा कैसे चलेगा सर, समझे। दूसरी कहानी इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि टेंपल्स का क्या रोल प्ले था इन द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी सर, ओके। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द रोल ऑफ द टेंपल्स एंड द स्टेटस ऑफ द टेंपल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि टेंपल्स को लैंड ग्रांट जिस तरह से मिलती थी, तो उसमें काफी सारी चीजें हमको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो ये पांच छह वस्तुएं हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो टेंपल सेट्स वी कैन से मल्टी डायनामिक रोल्स इन प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, द लैंड ग्रांट्स एंड इरिगेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सर्विसेज इंडस्ट्री एंड आल्सो अदर इंडस्ट्री। आज की तारीख में आप देखिए टेंपल्स हॉस्पिटल्स
भी चलाते हैं, क्योंकि टेम्पल ट्रस्ट के पास इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया है, तो दे आल्सो रन दी हॉस्पिटल्स, दे आल्सो डू द चैरिटी एंड अदर एक्टिविटीज एज वेल सर, है ना। तो उस पीरियड में भी हमको ये पता चल रहा है कि टेम्पल हर एक प्रकार का काम करेंगे। टेम्पल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी आज भी चलाते हैं, तभी भी चलाते थे, है ना। टेम्पल्स को खुद कोई चैरिटी देता है, यही टेम्पल्स बेसिकली आगे भी पास ऑन करते हैं सर, ठीक है। तो ये पूरी टेम्पल इकोसिस्टम है, ये टेम्पल इकोसिस्टम चल रही थी अपने-अपने रीजनल एरियाज के अंदर। ये रीजनल एरियाज बेसिकली मतलब एक साउथ की लेके एक विलेज हो गया या कोई टाउन हो गया, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा सर, ओके। तो ये टेम्पल्स ही थे जिसने वी विल फाइंड कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। ये टेम्पल्स ही थे जिसको स्टेट के द्वारा एंडोमेंट्स मिल गए, पब्लिक के द्वारा दिए गए और इसके कारण इन्होंने बैंकिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया। इन्होंने ही लोन्स देने की शुरुआत की। वी विल फाइंड कि ये टेम्पल्स ही थे जहां वी विल कम टू नो कि सेटलमेंट्स बनते हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेम्पल टाउन्स बनने की शुरुआत हुई और टेम्पल टाउन्स जिस तरह से बन के आए उसके आजू-बाजू में सैकड़ों इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती है सर, है ना। तो मेला वाला आता है, फिर खिलौने वाला आता है, फिर सोडा शिकंजी वाला आएगा सर, है ना। बाजू में खाने-पीने की वस्तुएं वाला दुकान खोल के आ जाएगा सर, ठीक है। शाम को वी विल कम टू नो कि यही टाउन्स के अंदर कोई प्रकार की क्या कह सकते हैं सीडी और कैसेट वाला आ जाएगा जो रिलीजियस क्या कह सकते हैं कि म्यूजिक और उसकी इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि आज की तारीख के अंदर भी हमें टेम्पल टाउन्स मिलेंगे और टेम्पल टाउन्स की इकोनॉमी अलग तरह से चलती है, उसकी होटल इंडस्ट्री अलग तरह से चलती है। तो उस पीरियड में भी थी सर, है ना, क्योंकि लोग यात्रा के लिए जाते थे। तो ये जो यात्रा और यात्राओं के लिए जाते थे तो उसमें काफी सारा लाभ होता था एंड फिर वहां पे स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, वहां मैन्युफैक्चरिंग होने की शुरुआत हुई। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो पैरेलली टेम्पल के साथ आपको मिलती है और टेम्पल इकोनॉमी बिकेम वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द मिडिवल एरा सर, ओके। इससे ही एक बहुत ही वाइब्रेंट सोशल लाइफ शुरू होती है। वाइब्रेंट सोशल लाइफ क्यों होती है? क्योंकि शहर का निर्माण जो है वो मंदिर के कारण होगा सर, ठीक है। आप देखिए ज्यादातर शक्तिपीठ भारत के अंदर ऐसी जगह के ऊपर थे जो पहले बड़े वीरान प्लेसेस हुआ करते थे सर, ठीक है ना। वीरान क्यों? क्योंकि सती माता के 52 अंग जो है उनके बॉडी के जो पार्ट्स है 51 या 52 वो बेसिकली अलग-अलग रीजन्स में जाके गिरे। उसमें ज्यादातर प्लेसेस बड़ी वीरान थी। आज वहां बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम आपको मिल जाएगी, वहां सैकड़ों हजारों लाखों लोग रह रहे हैं और वहां आप समझने की कोशिश करिए तो कल्चरल ट्रेडिशंस के रूप में, इकोनॉमिक ट्रेडिशंस के रूप में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है सर, ठीक है। तो वही चीज आपको इस दौर के अंदर भी मिलेगी सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए टेम्पल्स थे जिसके कारण टेम्पल टाउन्स बने। टेम्पल्स क्यों बने? क्योंकि शासकों ने जो देवदान दिया था, देवदान मैंने आपको बताया था, जो लैंड ग्रांट्स दी थी मंदिरों को, अग्रहार बेसिकली जो ब्राह्मणों को दिया गया था, इन सब चीजों के कारण वी विल फाइंड कि टेम्पल्स और उसके इर्द-गिर्द की एक्टिविटीज बहुत बढ़ती है सर, ओके। तो टेम्पल्स की अलग से इकोसिस्टम है, आपको इसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। इनफैक्ट टेम्पल्स के कारण ये जो ब्रॉन्ज कास्टिंग है वो भी हो रहा था। टेम्पल्स के कारण बैंकिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ से मिलेगी। इनफैक्ट टेम्पल्स वर आल्सो द सेंटर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ओके। क्योंकि मंदिर जो थे वो स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करते थे, कारीगरों को अट्रैक्ट करते थे, लेबर को अट्रैक्ट करते थे, वहाँ को काम मिलेगा एंड पीपल डिड सेटल ओवर देयर सर, है ना। तो उसके आजू-बाजू में जो भी कार्य हो रहा था वो भी मंदिर सेंट्रिक हो रहा था, गेटिंग ओके। इनफैक्ट आप कोई भी टेम्पल टाउन में जाओगे ना, ये टेम्पल टाउन के मंदिर के प्रीमाइसेस के 500,000 मीटर के अंदर ज्यादातर या 500,000 मीटर कह सकते हैं या बेसिकली एक रेडियस पकड़ लो उसका 2-5 किलोमीटर का, वहाँ जितने भी सेटलमेंट्स है ना उनको पूछोगे तो उनको याद नहीं होगा कि वो कब यहाँ पे आके रुके हैं सर, ठीक है। यू गो टू से फॉर एग्जांपल आप ओंकारेश्वर चले जाओ, महाकालेश्वर चले जाओ या आप द्वारका चले जाओ सर, है ना, समझे, आप मथुरा चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ सर, ठीक है। ये वो जगह है जो कोर एरिया है, जो मंदिर के मतलब है ना प्रीमाइसेस के जस्ट 200-500 वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर है। उनको पूछोगे ना कि आप यहाँ कब से रह रहे हो? तो दे विल से कि भई हमें नहीं पता हम कब से रह रहे हैं, पर हमारे बुजुर्ग या हमारे बाप-दादा लोग कब से आए थे सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो कि ये वो कम्युनिटीज़ है या वो सेटलमेंट्स है जो ऑलमोस्ट आदिकाल से एक्जिस्ट कर रहे हैं सर, है ना, समझे। क्योंकि द लोकल पीपल डू नॉट नो दैट कि हाउ लॉन्ग दे हैव बीन लिविंग, बट दे आर सेइंग कि आवर फोरफादर्स हैड कम टू दिस प्लेस और दिस टाउन्स एंड वी हैव बीन सेटल्ड हियर सिंस जनरेशंस एंड जनरेशंस, ठीक है। तो ये लेगेसी के रूप में हमको यहाँ से मिलेगी। ब्रह्मदेयास वर दी लैंड ग्रांट्स गिवन टू द ब्राह्मण्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड द ब्राह्मण्स वर आल्सो इन्वॉल्वड इनटू दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज़ वेल, क्योंकि सबके सब तो फोर्टिफिकेशन में या कमांडर और मिलिटरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे या एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनका भी फिर वी विल कम टू नो कि जो टेंपल इंस्टीट्यूशंस है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी आपको यहाँ से मिलेगा सर, है ना, समझे। तो एक तो ये टेंपल इकोनॉमी की बात आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द टेंपल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी बात हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए कि हाउ द एग्रीकल्चर इन द प्राइमरी सेक्टर यूज्ड टू वर्क, ओके। इनफैक्ट आपको यूपीएससी ने इसके ऊपर जो एक दफा सवाल पूछ दिया था, मतलब बड़ा भारी वाला पूछा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्परेरी सोर्सेस इवैल्यूएट द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ऑफ विजयनगर किंगडम। अरे भाई साहब, है ना, समझे, जबान टूट गई हमारी सर, ओके, कि कंटेम्परेरी सोर्सेस के ऊपर से कैसे बताएंगे सर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि #डेप्थ, ओके। अब कंटेम्परेरी सोर्सेस में हमारे पास एक तो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शंस कुछ राजाओं के हमारे पास मिलेंगे और किताबें मिलती है। किताबों के अंदर वी विल कम टू नो कि फॉरेन ऑथर्स भी लिखते हैं और लोकल ऑथर्स भी लिखेंगे। लोकल ऑथर्स में अमुक्तमाल्यदा भी लिखेगा क्योंकि अमुक्तमाल्यदा वाज द नेम ऑफ अ बुक दैट वाज इन द प्रिस्क्रिप्शन। तो उसमें राजा ने कहा है कि खेती को कैसे एक्सपांड करना है सर, ओके। सो विद इन द अमुक्तमाल्यदा we will also find the king is also highlighting the fact कि भाई how we should actually expand the agriculture sir, है ना। what should be the basically status of the king and what steps the king should take in the overall development of agriculture as well sir, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि भाई इस बेसिस के रूप में जो हम लोग ये बुक को देखेंगे अमुक्तमाल्यदा को सिग्निफाई करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि राजा बहुत सारी चीजों के बारे में हाईलाइट करेंगे सर, है ना, समझे। तो इसका जो राजनीति का सेक्शन है एक्चुअली ये बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया। so this chapters includes various topics, okay. This includes, we can say, the devotional aspect, it also includes the regional aspect, it also discusses about the bhakti, it also discusses about the king's history and he is also talking about the alankara tradition, chand and alankara of the तेलुगु लिटरेचर, ठीक है। बट इसमें इनकी जो राजनीति वाला जो टॉपिक है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, राजनीति क्योंकि राजा को कैसी नीति का फॉलो करना है वो हमको यहाँ से पता चलता है, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें बेसिकली एग्रीकल्चर को कैसे चलाना चाहिए सर, ओके। अब एग्रीकल्चर के बारे में हमें तीन चीजें समझ में आती है सर, ओके। पहली चीज हमको ये पता चलती है कि स्टेट वाज कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब स्टेट अगर एग्रीकल्चर से रेवेन्यू कलेक्ट करवा रहा है उसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ होगा सर, हाँ, समझे कि समझे। आप देखिए कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तीन चीजें समझ में आएगी। पहली चीज तो ये है कि इनकी ज्योग्राफिकल टेरेन है वो दोआब के अंदर आई थी सर, ओके। सो दिस इंक्लूड्स दी गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा से लेके आप देखोगे तुंगभद्रा और फिर कावेरी तक के रीजन आपको सबके सब सीक्वेंस में मिलेंगे, है ना। तो ऊपर की तरफ तो चलो बहमनी किंगडम था, पर जैसे कृष्णा वैली के नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ कावेरी वाले रीजन में आओगे, डेल्टाइक रीजन के अंदर आओगे, तो इट शोस दैट देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर कैन आल्सो बी एट्रिब्यूटेड टू द फैक्ट बिकॉज़ द लैंड ग्रांट्स वर बीइंग मेड बाय द स्टेट। तो एग्रीकल्चर का खेती का डेवलपमेंट हुआ ही है सर, ठीक है। तो इसमें स्टेट ने भी एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया, टेंपल्स ने भी एक्सपेंशन किया, इंक्लूडिंग जो लैंड ग्रांट्स मिली उसका भी एक्सपेंशन हुआ सर, ठीक है ना। तो खेती का एक्सपेंशन आपको खाली ठीक-ठाक आपको यहाँ से मिल जाएगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। खेती का एक्सपेंशन मिलेगा तो इट बिकम्स वेरी मच ऑब्वियस फॉर द स्टेट कि भाई देखो हम लोग यहाँ से रेवेन्यू कमा सकते हैं। अब कंटेम्परेरी सोर्सेज में बहुत सारे ऑथर्स ने इसके बारे में लिखा भी है कि भाई हमें क्या-क्या चीजें करनी चाहिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नूनीस जो है, तो नूनीस मेंशन्स अबाउट द डैम्स एंड द कैनाल्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड इवन बिफोर नूनीस, ओके। वी हैव एविडेंसेस ऑफ द पीरियड ऑफ संगम डायनेस्टी दैट द स्टेट हैड बिल्ट द इरिगेशन फैसिलिटीज ऑफ दैट टाइम, ओके। तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि इवन द स्टेट मेड श्योर कि इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए, डैम क्रिएशन, है ना। तो देवराय 1 के बाद और देवराय 2 के ट्रांजिशन में मतलब 1420-25 के
आसपास देयर इज एविडेंसेस ऑफ डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये डैम के साथ-साथ डैम है तो कैनाल भी है और उसके बाद इनका पानी मिल गया। तो एक तो बेसिकली 2 आपका रीजन है इनके पास, दूसरा इन्होंने लैंड ग्रांट्स भर-भर के दिए इन्होंने सर, ठीक है। ये लैंड ग्रांट्स देने से भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ। तीसरा इन्होंने इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया, तो इट बिकेम बट ऑब्वियस कि देयर इज एन एक्सपेंशन एंड फ्लरिशिंग कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो व्हेन देयर इज अ सरप्लस इन एग्रीकल्चर वी विल कम टू नो कि इसके बाद ये लोग पैसा कमाएंगे उसमें से सर, ओके। तो हमें ये पता होना चाहिए कि विद द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वी विल सी दैट द लैंड वाज बीइंग सर्वेड, दे यूज्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ लैंड, दे यूज्ड टू सी द नेचर ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप इज बीइंग ग्रोन, और उसके बाद वी विल फाइंड कि दे यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। समझे? ये रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि दे यूज्ड टू हैव एक्सेप्शंस एंड वेरिएशंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके। सो सम एरियाज वर exempted, some areas had normal revenue that is 1/4, some areas had minimum based on the condition। जैसे ब्राह्मणों को दिया गया है तो 1/20 था, मतलब बहुत ही कम था सर, ठीक है। एंड मतलब 5% के आसपास आपको यहाँ मिलेगा। सम केसेस में आपको 1/4 मिलता है, 25% के आसपास है, कहीं 1/6 है सर, ठीक है ना, समझे? तो डिपेंड्स, ओके, गेटिंग अबाउट, ओके। इनफैक्ट ये जो लैंड थी, ये लैंड जो टेन्योर्स के रूप में मिलती थी, ये भी अलग-अलग तरह से मिलती थी। किसी को मनिया के रूप में मिलती थी, किसी को भंडारवाद के रूप में मिलती थी, किसी को आमरम के रूप में मिलती थी। तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि दैट्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड टेन्योर्स दैट वर गिवन टू द ऑफिशियल्स, है ना, याद है कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो एक था भंडारवाद सर, गेटिंग अबाउट, ओके। एक था आमरम सर, है ना, और एक था मनिया, है ना, समझे? तो कुछ को टैक्स फ्री हुआ करती थी। उसमें कहा गया कि भई देखो तुम लोग को कोई भी प्रकार की टैक्सेस नहीं देनी है सर, ओके। कुछ-कुछ परपेचुइटी में मिलती है, तो आपने सेवा की इसके लिए आपको मिलेगी, बट उसके बाद यू आर सपोज्ड टू इवेंचुअली गिव अप सर, है ना। तो राजा कभी-कभी हो सकता है कि आपको हटा भी सकता है। तो मनिया वर द एक्चुअली टैक्स फ्री लैंड, ओके ना, समझे? ये टैक्स फ्री लैंड अल्टीमेटली वी विल कम टू नो कि यहाँ से मिल जाएगी। आमरम अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि ऑफिशियल्स को दी जाती थी। कभी-कभी गाँव के अंदर, मैंने आपको बताया ना कल के क्लास के अंदर, वेयर वी विल कम टू नो कि ये अइगर्स जो थे, उनको भी कभी-कभी लैंड मिल जाती थी, उसको भी ये लोग बेसिकली आमरम के रूप में मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके पास अच्छा खासा सेटअप था। द स्टेट हैड अ हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हमें पता चलता है कि ये जो लोकल ऑफिशियल्स थे, खास करके नायक के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर, ठीक है, ये सब के सब स्टेट के लिए पैसा कलेक्ट करके दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका काम ये था कि ट्रिब्यूट कलेक्ट करके ऊपर की तरफ भेजो सर, है ना, समझे? तो द स्टेट वाज एबल टू रन एंड फंक्शन आउट एज़ वेल। इनके पास ठीक-ठाक क्रॉप्स भी थे। ये क्रॉप्स बेसिकली हमें राइस के रूप में मिलता है, स्पाइसेस के रूप में मिलता है, और भी कोकोनट और बाकी सारे सीरियल और पल्सेस आपको मिलेंगे। तो ये 3-4 क्रॉप्स के बारे में लिखेगा। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और ओवरऑल स्थिति हम लोग एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होके आया विथ रेफरेंस टू वी विल सी द अदर पार्ट्स दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, समझे नहीं समझे? सो द मेन सोर्स वाज एक्चुअली द लैंड। अभी भी लैंड ही है सर, ठीक है ना, ऐसा नहीं था। दे हैड डिवाइडेड द लैंड एज़ वेल सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। नूनीस तो वहां तक कह रहा है कि ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग, समझ में आया कि नहीं आपको? अब सबकी सब जमीन तो राजा के पास नहीं थी, बट एटलीस्ट वी विल कम टू नो कि लैंड की इंपॉर्टेंस हमको यहाँ से मिल जाएगी सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी कि इस तरह से देयर वाज वैरायटी ऑफ टोल्स एंड कस्टम्स दैट वाज बीइंग कलेक्टेड, ओके। तो एक तो लैंड से इन्होंने पैसा कमाया। लैंड के साथ-साथ इन्होंने क्या ध्यान रखा, वो है इरिगेशन सिस्टम के ऊपर से सर, ठीक है ना, समझे? स्टेट का काम ये था कि एग्रेरियन एक्टिविटीज को ड्राई एरियाज में लेके जाए, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कराए सर, है ना। इरिगेशन सिस्टम में अलग-अलग नाम है, इसको कभी कट्टू कोड़ा के कहते हैं, दसवंध के रूप में पहचानते हैं। नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, कांसेप्ट को याद रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना खेती का विकास अधूरा है। देखो थंब रूल है, है ना। आप कोई भी हिस्ट्री के अंदर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, कोई भी डायनेस्टी में जब आप इकोनॉमी को देखोगे तो आपके दिमाग के अंदर ये 3 चैप्टर आने ही चाहिए। नहीं आएंगे तो फिर आपका आंसर जो है या आपकी अंडरस्टैंडिंग वो अधूरी हो जाएगी सर, गेटिंग अ पॉइंट, फिर वो मजा नहीं आएगी जितना चाहिए उतना सर, समझे? तो इससे हमको पता चला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब्दुल रज़ाक के समय से ही हमारे पास एविडेंसेस है, नूनीस के समय के एविडेंसेस है कि इनके द्वारा वी विल सी कि इरिगेशन सिस्टम को और एग्रीकल्चर सिस्टम को पुश करने के लिए काम किया गया था सर, ठीक है। अमुक्त मालेदा भी खुद कहता है, इवन द अमुक्त मालेदा टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, और बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए हो सके उतना इसके ऊपर भी फोकस करो सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि स्टेट ने काफी सारी वस्तुओं को प्रमोट किया। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई भी व्यक्ति ड्राई एरिया में खेती करता है, जैसे अमुक्त मालेदा में ही कृष्णदेव राय ने ये चीज का ओपिनियन दिया था कि इफ एनी पर्सन, है ना, ही इज अंडरटेकिंग डेवलपमेंटल वर्क्स, ओके। आपने उसको जमीन दी है या उसके हाथ में जमीन है और वो जमीन के अंदर वो खेती खुद से कर रहा है और उसकी क्या कह सकते हैं कि यील्ड बढ़ा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो इसके बेसिस के रूप में इसको सबसे ज्यादा इनकम मिलनी चाहिए और उसमें स्टेट अपना शेयर कम कर देगा सर, है ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि एक व्यक्ति ने खुद प्रयत्न किया है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में उसको डेवलप किया है, तो उसमें हम लोग पैसा कैसे इतना ले सकते हैं सर, ठीक है। तो उसको मोटिवेशन देना चाहिए रेदर देन वी विल कम टू नो कि उसको हम सप्रेस कर दे या उसको बेसिकली है ना शोषण कर दे। तो इस बेसिस के रूप में दी एग्रीकल्चर डेवलप, ओके। एंड द लोकेशन वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी कि द नायक्स वर आल्सो वन ऑफ द फीफ होल्डर्स, ओके। नायक के हाथ में भी जमीन तो थी, तो जितने भी नायक लोग थे दे वर आल्सो हेल्पिंग इन द रेवेन्यू कलेक्शन एज़ वेल सर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इस बेसिस के रूप में हमें ये पता चलता है कि ये जो नायक सिस्टम है अलोंग विथ वी विल कम टू नो कि जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, इन दोनों के द्वारा इनका इकोनॉमी चला सर, ठीक है। तो खेती का डेवलपमेंट हुआ सर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज एन आउटकम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट अलोंग विथ द लैंड ग्रांट सिस्टम, ओके। तो एक एग्रीकल्चर के ऊपर आपको देखो यहाँ से क्या पूछा गया था कि इवैल्यूएट द सोर्सेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्परेरी सोर्सेस इवैल्यूएट द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। तो कंटेम्परेरी सोर्सेस में हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर वाज फ्लरिशिंग, क्योंकि इवैल्यूएट करना है। तो आपने 3-4 ऑथर्स का नाम लिख दिया, मुनीस का नाम लिख दिया, रज़ाक का नाम लिख दिया, अब्दुल रज़ाक ने भी ऑब्जर्व किया था। आप लिख सकते हो इसमें डोमिंगो पेस के बारे में भी, क्योंकि वो भी लोग आए थे सर, ठीक है। और कृष्णदेव राय, और इसके सिवा इंस्क्रिप्शंस के ऊपर से सर, ठीक है, समझे। उसके बाद आप लिखोगे कि भाई एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या था, है ना, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। तो विल फाइंड कि मल्टी क्रॉपिंग होता था। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से हम लोग लिखेंगे कि कौन से क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम लोग लिख देंगे। तीसरी कहानी एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हुआ वो लिख देंगे और इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लिखेंगे। इरिगेशन में डैम्स बने, कैनाल्स बने, स्लूइस गेट बनने की शुरुआत हुई, वाटर टैंक्स का उपयोग किया गया और गांवों के अंदर भी हमें ये पता चलता है कि इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया गया सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इवन द विलेजेस हैड देयर ओन इरिगेशन सिस्टम सर, गेटिंग अ, तो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स केम टुगेदर और इससे इरिगेशन डेवलपमेंट होता है। हम ये लिखेंगे कि वी डू नॉट हैव डायरेक्ट काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि evidences in the form of archaeological sources, but the literary sources are correlative to the development of agriculture of that time and shows a very flourishing economy, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ ना हुआ होता तो बाकी सारी वस्तुएं नहीं होती। इनफैक्ट देयर इज सो मच ऑफ एबंडेंस, है ना। आप देखिए उस पीरियड में नूनीस लिखता है कि यहाँ बाजारों में गया तो मुझे एबंडेंस ऑफ मीट, एबंडेंस ऑफ वेजिटेबल्स, एबंडेंस ऑफ फूड ही फूड था, मतलब अकाल नहीं आ रहा था, ठीक है। अकाल किसी ने भी नहीं देखा। इनफैक्ट ये जितने भी फॉरेनर्स आए, दे कंपेयर्ड विजयनगर टू सम ह्यूज यूरोपियन सिटीज एंड दे वर बिगर देन यूरोपियन सिटीज, ओके। सो विदाउट फ्लरिशिंग स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एंड इकोनॉमी, फूड आई वुड से डेवलपमेंट जो फूड के अंदर है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एग्रीकल्चर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ से मिलेगी, वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट सर।
तो एक एग्रीकल्चर की चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हम लोग कहेंगे करेंगे। ओके, तो ये बात था। फिर इसमें आइगर सिस्टम में हाँ, इसमें आप एक चीज़ ये भी लिख सकते हो आइगर सिस्टम के अंदर वेयर देयर वाज़ अ वाटरमैन इन द विलेज। ओके, सो द वाटरमैन इन द विलेज वाज़ द पर्सन हू टू लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द चैनल्स एंड द इरिगेशन सिस्टम इन द विलेज इटसेल्फ। ओके, सो बिकॉज़ एवरी विलेज हैड आइगर सिस्टम इंप्लीमेंटेड, सो द वाटरमैन्स टास्क वाज़ टू व्हाट है ना, लुक आफ्टर द स्टेटस ऑफ इरिगेशन सिस्टम कि गाँव में कहीं टैंक है या कहीं पे कोई जलाशय है, कोई तालाब है, कोई कुआँ है ना? वो नुकसान ना हो जाए, उसका कहीं डैमेज ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है सर, ठीक है? तो उसके कारण भी इसका डेवलपमेंट होगा। अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर। ओके, तो इस तरह से हम लिखेंगे सर। तो सिंपल क्वेश्चन है बट हमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। द भंडारवाद इज द एक्चुअली टाइप ऑफ लैंड व्हिच वाज़ बीइंग पोजेस्ड बाय द नायक्स। ओके, समझे? Manyas were the actually land that was given to the temple institutions. Okay, and we will come to know कि Amram was also kind of a land which was given to the Nayaks in lieu of their services. Okay, समझे? तो there were three type of land tenures, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था सर, ठीक है? ये तीनों tenures से ultimately एग्रीकल्चर का ही डेवलपमेंट हुआ सर, समझे कि नहीं समझे? तो एक ये कहानी थी। बाकी विजयनगर के अंदर से we will find कि जब इरिगेशन और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो this will lead to the development of manufacturing sector as well, and this manufacturing will also lead to the condition of the trade and commerce. Okay, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके यहाँ बहुत फ्लरिशिंग इकोनॉमी आपको मिलती है। ये बेसिकली इनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़िया था, वो कैसे पता चलता है? तो ये पता चला विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन एंड द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू मेंशन्ड इन द अमुक्त माल्यदा, है ना? तो अमुक्त माल्यदा के अंदर कृष्णदेव राय ने लिखा है कि देखो यहाँ इतनी जगह से आप टैक्सेस ले सकते हैं। इवन द अदर सोर्सेस आर आल्सो मेंशनिंग अबाउट दिस पार्ट, ठीक है? कि शॉपकीपर्स है, फार्म सर्वेंट्स है, तो उनसे भी पैसा आ रहा था। विलेजेस को भी पे करना था, विलेज ऑफिशियल्स की सैलरी बेसिकली वो अमरम सिस्टम के अंदर या आइगर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिट ड्यूटीज भी लेते थे, कस्टम ड्यूटीज का एक प्रकार हम लोग इसके अंदर से लिख सकते हैं, ठीक है? एंड देयर इज एविडेंसेस ऑफ वी कैन से द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द इंडस्ट्रीज फॉर्मेट एज़ वेल। ओके, क्योंकि टेक्सटाइल इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, परफ्यूमरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, माइनिंग इनके यहाँ थी सर। ओके, और इसके थ्रू वी विल कम टू नो कि दे वर एबल टू ट्रेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ द एरियाज एज़ वेल सर। ओके, तो वी विल फाइंड कि अब्दुल रज़ाक यहाँ पे लिखने की कोशिश करता है कि देयर सो मच ऑफ ट्रेजर्स एंड मेनी सोल्जर्स एंड एलिफेंट्स इन द सिटी वन विल फाइंड men belonging to every nation people because of the great trade which it has and has many precious stones and principally the diamonds. Okay, क्योंकि ये वही जगह से बिलोंग करता है कृष्णा वैली से जहाँ से लेटर पीरियड के अंदर माइनिंग और ये सब निकल के आया और फिर कोहिनूर भी फिर इसके बाद एक्सपेक्ट किया गया। दिस इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड स्टॉक्ड विद प्रोविजंस सच एज राइस व्हीट ग्रेन्स कॉर्न बार्ली पल्सेस एंड हॉर्सेस। द मार्केट्स आर full of laden oxen without count for inland and the chief means of function were cowries carts asses and the pack horses। मतलब ये वहां तक बात कर रहा है कि there are two trade taking place। Okay, one is the external trade where he talks about the Kannur है ना या कन्नूर से है ना which is a port in Kerala, Mangalore और फिर उसके आजू बाजू वाले regions को। secondly is also talking about the inland trade at that time and inland trade में भी वहां तक बता रहा है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। तो ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है जिसके थ्रू इनके यहाँ इकोनॉमी में काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ होगा। ये डाइवर्सिफिकेशन अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये हेल्प करेगा इन द ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, समझे? तो ट्रेड एंड कॉमर्स की सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। विजयनगर के पास शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी क्योंकि पोर्ट्स वाला रीजन था सर। ओके, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों को कैप्चर करके रखा था। इनिशियली वी विल कम टू नो कि विजयनगर जो थे वो अरब्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, फिर उसके बाद ये पोर्चुगीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए फॉर सम काइंड ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना? ऐसा क्यों हुआ था उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए कि द पोर्चुगीज डोमिनेटेड ओवर गोवा एंड गोवा बिकेम एन अंतरपोर्ट फॉर द होल साउथ ईस्ट एशिया यूरोप चाइना कॉरिडोर है ना, कि ये जो चाइना से यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया से जो भी कॉरिडोर हो रहा था उसमें जो भी व्यापार अरेबियन सी और इंडियन ओशन से होता था वो वाया गोवा होता था। क्योंकि 1510 में जब गोवा कैप्चर किया ना इन्होंने पोर्चुगीज ने तो उन्होंने आदेश दिया था। सो दे केम अप विद अ सिस्टम कॉल्ड एज अ काटा सिस्टम। ओके, अंडर द काटा सिस्टम यू आर सपोज्ड टू गेट अ परमिट फ्रॉम द पोर्चुगीज व्हेनेवर यू वांट टू सेल विद इन द अरेबियन सी। सो अगर आपको अरबी समुद्र में कहीं से निकलना हो एंड इफ यू डू नॉट हैव द काटा तो पोर्चुगीज आके गोला मारेंगे तुम्हारे ऊपर, है ना? फाइन नहीं लगाएंगे, सीधा गोला मारेंगे सर, ठीक है? सो मतलब दे हैड अ ब्लू वाटर नेवी एट दैट टाइम एज़ वेल सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि गनबोट डिप्लोमेसी के रूप में डिप्लोमेसी तो तीन ही गनबोट ही थी खाली। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि गोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने पूरी की पूरी जो है वो मोनोपोली बना दी और कहा कि भाई आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि जो भी व्यापार है वो गोवा के थ्रू होना चाहिए। विजयनगर की डिपेंडेंस भी गोवा के ऊपर है। इनफैक्ट पोर्चुगीज की जो फ्लरिशिंग पार्ट है वो गोवा तक ही बहुत ही अच्छी थी, मतलब गोवा और विजयनगर तक। आप समझोगे कि 1565 में जब विजयनगर डिक्लाइन किया तो गोवा एंड पोर्चुगीज की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी धीरे-धीरे, है ना? क्यों? क्योंकि गोवंस रियलाइज दिस पार्ट और द पोर्चुगीज रियलाइज दिस पार्ट कि हम तो एक ही स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये हमारा सबसे बड़ा परचेजर था। अब वो स्टेट खत्म हो गया है और उसके बाद ये सूरत की तरफ और डोमिनेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो देन द पोर्चुगीज हैड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो उसके बाद 1612 में फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई स्वाली होल की एंड आफ्टर द बैटल ऑफ स्वाली होल विल कम टू नो द पोर्चुगीज रूल केम टू एन एंड स्टार्टेड डाउनफॉल में चला गया सर। ओके, तो वी विल फाइंड कि द पोर्चुगीज एंड द विजयनगर हैड वेरी कोऑर्डिनेट रिलेशंस एंड द विजयनगर वर डिपेंडेंट ऑन देम। नो डाउट दे हैड देयर ओन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एज़ वेल। ओके, बट देयर आर सर्टेन ट्रेड रूट्स दैट वर डोमिनेटेड बाय द पोर्चुगीज ओनली। ओके, सो दे ट्रेडेड विद अरेबिया, पर्शिया एंड द रीजन्स ऑफ अफ्रीका एज़ वेल एंड दे आल्सो ट्रेडेड विद साउथ ईस्ट एशिया अप टिल चाइना, है ना? समझे? तो हमारे पास एविडेंसेस है फ्रॉम द फॉरेन ऑथर्स कि इन्होंने काफी सारी वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया इंडिया से, स्पाइसेस, टेक्सटाइल जो ट्रेडिशनल चल रहा था। इनफैक्ट इस पीरियड में हमें पता चलता है सॉल्ट पीटर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। सॉल्ट पीटर समझ में आता है कि नहीं आता, है ना? समझे? अभी फोड़ेंगे हम लोग। ओके, तो वी विल बी, है ना? अभी दिवाली आएगी तो लोग पटाख पटाख करके पटाखे फोड़ेंगे तो उसमें गन पाउडर आपको मिल जाता है बारूद के रूप में, ठीक है? तो ये सब कुछ चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कहानी आपको हॉर्सेस की मिलेगी, पर्ल्स की मिलेगी, चाइना से जो वस्तु आ रही थी, वेलवेट सिल्क आ रही थी, उन सब के ऊपर से हमको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है? तो वी टू इंपोर्ट इट अराउंड एज़ वेल। कुछ चीजें तो हम आगे भी भेज देते थे। तो इस तरह से विजयनगर की इकोनॉमी काफी हम लोग कह सकते हैं कि वो रही है, एक्सपांसिव रही है एंड इससे ट्रेड एंड कॉमर्स भी चल के आया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, रिवराइन वाटर को यूज किया जाता है। हमें ये उस पीरियड के अंदर पता था कि आर्म्ड गार्ड्स का यूज किया जा रहा था सर, ठीक है? एंड देन फाइनली वी विल सी कि जो लोकल ऑफिशियल्स थे, नायक्स हुआ करते थे, इन्होंने भी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देयर इज एविडेंसेस ऑफ गिल्ड्स दैट वर बीइंग एक्चुअली प्लेइंग अ रोल एंड दिस गिल्ड्स यूज्ड टू ट्रेड विद द रीजन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये अब्दुल रज़ाक ने भी लिखने की कोशिश की है कि भाई मैं जब विजयनगर गया तो जहाँ अलग-अलग लोग अलग-अलग सिटी में रहते थे, एक ही सिटी के अलग-अलग रीजन्स में। सो सेम प्रोफेशन ऑफ पीपल लिव्ड इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर ऑफ सिटी सर। ओके, तो जैसे ऑयल प्रेसर्स है ना, तो ऑयल प्रेसर्स बेसिकली मूलतः से ऑयल प्रेसर्स का गिल्ड होगा सर। ओके, या कारपेंटर्स उसको मिल जाएंगे या कोई आइवरी क्राफ्टर्स मिल जाएंगे सर। ओके, तो ये दर्शा रहा है कि भाई दिस वर द पीपल हु वर एम्प्लॉयड बाय द स्टेट और दे हैड देयर ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज़ वेल। इस पीरियड के अंदर बाजार के भी एविडेंसेस हमको यहाँ से मिल जाते हैं एंड वी विल सी कि इनकी जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी के अंदर काफी सारी वस्तुएं निकल के आई एंड फाइनली वी विल फाइंड कि मैन्युफैक्चरिंग का भी डेवलपमेंट हुआ और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स का भी डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए सोसाइटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें भी आइगर सिस्टम नहीं मिलेगी बिकॉज़ पर कास्ट सिस्टम हुआ करती थी उस पीरियड में। सो इसमें साउथ इंडिया में आपको ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कास्ट एफिलिएशंस मिलेंगे। एक्चुअली ये सिस्टम आपको संगम में भी मिल रही थी कि देयर वर सर्टेन कास्ट व्हिच वर कॉल्ड एज़ लेफ्ट हैंड कास्ट, है ना? हमने पढ़ा था आपको पिछले क्लास के अंदर। देयर वर सर्टेन कास्ट चोला पीरियड में, संगम पीरियड में नहीं, मतलब प्रॉपर चोला पीरियड के अंदर सर, ठीक है? एंड देयर वर सर्टेन कास्ट देयर वर सीन एज़ राइट हैंड कास्ट। ओके, तो जैसे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ जोड़ा गया। आर्टिजन्स के रूप में इन्वॉल्व है उनको स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ है लेफ्ट हैंड ग्रुपिंग एंड राइट हैंड ग्रुपिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो सिस्टम विजयनगर में भी थी। ये ट्रेडिशंस के कारण हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस आपको मिलेंगे और ये जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस थे उसने ही मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एंड कॉमर्स को भी चलाया क्योंकि जनरेशंस बाय जनरेशंस, है ना? समझे?
पीपल वर इन्वॉल्व इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, है ना। तो ये बेसिकली हमें पता चलता है कि विजयनगर की खासियत थी क्राफ्टमैनशिप के रूप में, बाकी सारी एक्टिविटीज के रूप में, एंड दिस आल्सो गिवन इंपैक्ट टू द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो हमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एंड कॉमर्स में खास करके मैन्युफैक्चरिंग आर्ट के अंदर ये पता होना चाहिए कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे खेती के अंदर भी कुछ लोग सदियों से जुड़े हुए होंगे सर, है ना, क्योंकि समाज के अंदर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो मूल तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ कोरिलेटेड है, समझे कि द सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी वही एक स्पेसिफिक क्लास था जो एक विशेष प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे सर। तो दे विल बी लाइक नो अलाइनिंग देमसेल्व्स इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, और फिर दे इसी लेगेसी के कारण मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि आइवरी क्राफ्ट का काम करने वाला व्यक्ति है तो आइवरी क्राफ्टिंग के अंदर ही इन्वॉल्व होगा सर, है ना। तो जनरेशन बाय जनरेशन उसकी वही काम करती रहेगी, तो बेसिकली उसके अंदर से डेवलपमेंट हुई, खेती में है तो खेती करता रहेगा, बट दिस इज हाउ द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी कैन बी सीन। ये प्रॉस्पेरिटी अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, और इन्होंने कॉइन्स भी करवाया सर, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि द स्टेट आल्सो इशूड गुड नंबर ऑफ कॉइन्स एज वेल, करेंगे ओके। ये कॉइन्स के अंतर्गत क्योंकि इकोनॉमी में स्टेट का रोल ये था कि भाई देखो हमें इकोनॉमी को पुश करना है, तो इन्होंने मनी एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्कों का भी यूज किया सर, ठीक है। ये कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फनम का यूज किया गया, ये कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलता है कि पगोडा का यूज किया गया सर, ठीक है। ये गोल्ड कॉइन के ही प्रकार थे सर, करेंगे ओके। बट वी विल फाइंड कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक ठाक चल रही थी सर, करेंगे ओके। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द विजयनगर सर, ओके, तो हम यहाँ 5-6 चीजों के ऊपर लिख सकते हैं। वरह करके कॉइन था ये सर, ठीक है। सो वी विल कम टू नो अबाउट द वरह एज वेल सर, ओके। तो वी डू सी, हमें काफी सारे एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं। पगोडा है, फनम है, फिर वरह करके कॉइन देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। दिस आर ऑल दी वैरायटी ऑफ कॉइन्स दैट वर यूज्ड बाय द विजयनगर पीरियड, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इन सब बेसिस के रूप में, और कॉपर के कॉइन्स तो थे इनके पास, ओके। इनके द्वारा वी विल आल्सो फाइंड कि कॉपर के कॉइन्स तो थी, तो कॉपर के कॉइन्स का भी बहुत फायदा हुआ ना सर, ठीक है, करेंगे ओके। तो वी विल सी दैट द इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, है ना, वर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ओके। पगोडा वर द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स, है ना, मतलब उसकी जो क्वालिटी जो थी वो सबसे मेन थी सर, करेंगे ओके। उसके बाद आप देखोगे गोल्ड के ही फनम आते थे, वो उसका फ्रैक्शनल यूनिट है, मतलब उसकी वेट थोड़ी कंपैरेटिवली कम होगी। फिर उसके बाद आपको वरह देखने को मिलेंगे सर, है ना, करेंगे ओके। वरह कॉइन जो थे वो भी बेसिकली कृष्णदेव राय के द्वारा इशू किए गए थे। इसमें वी विल कम टू नो कि कृष्णदेव राय विष्णु के सिंबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं सर, करेंगे ओके। इसके सिवाय इनके द्वारा वी विल सी कि सिल्वर के कॉइन्स भी यूज किए गए और कॉपर के कॉइन्स भी यूज किए गए सर, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली स्टार्टेड द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस इन दैट टाइम एज वेल, है ना। हमें ये भी देखना है कि भाई देखो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हुए सर, समझे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि कॉपर के कॉइन्स ने फैसिलिटेट किया ट्रेड एंड कॉमर्स को सर, है ना। इंटरनल ट्रेड को और एक्सटर्नल ट्रेड को बेसिकली फैसिलिटेट कौन करेगा? फनम करेगा, पगोडा करेगा, वरह करेगा सर, ठीक है ना। तो दिस हेल्प है ना विजयनगर के अंदर से। और फिर इनके पास क्या हुआ कि माइंस और मिंटिंग की कोई दिक्कत नहीं थी ना सर, ओके। दे हैड मिंटिंग डिपार्टमेंट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स, करेंगे ओके। तो वहां से इनके द्वारा स्टेट की जो एम्बलम्स है उसको इन्होंने सेंट्रलाइज किया था। तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलता है सर, ओके। तो इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक कंडीशंस और प्रॉस्पेरिटी ऐसे थोड़ी आएगी सर, ओके। बहुत सारी चीजें इसके साथ कोरिलेटेड थी, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग विजयनगर के अंदर से जरूर सीखेंगे। अब लास्ट पार्ट में चलते हैं, वो है सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कि ये कैसे डेवलप हुआ सर, ठीक है। देखिए गिल्ड्स डिड मेंटेन, ओके। गिल्ड्स तो ट्रेडिशनली हर एक जगह के ऊपर मेंटेन का काम करेंगी सर। विजयनगर के अंदर हमारे पास गिल्ड्स की ओवरऑल स्टेटस कैसी है वो नॉलेज थोड़ा कम है, मतलब कंपेयर टू ऑल दैट पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, जहां गिल्ड्स के बारे में हमारे पास बहुत ही डिटेल में नॉलेज था, वो कंपैरेटिवली विजयनगर के अंदर कम है कि गिल्ड की स्टेटस और फिजिकल कंडीशन कैसी हुआ करती थी, ठीक है। तो गिल्ड्स की एक थी, रोल तो था नो डाउट सर, गिल्ड्स डिड मेड अ रोल, ओके। बट बेसिकली एग्जैक्ट क्या इंप्लीकेशंस थी गिल्ड्स की वो हमारे पास थोड़ी कम है सर, समझे। तो ये विजयनगर की कहानी थी। अब विजयनगर में सबसे लास्ट पार्ट में चले जाते हैं, वो है सोसाइटी कंडीशंस, एंड सोसाइटी के कंडीशंस के साथ हमें ये भी देखना है कि कल्चरल कंडीशंस, रिलीजियस कंडीशंस क्या हुआ करती थी सर, ठीक है। तो 5-6 चीजें हमको यहाँ से मिलेगी सोसाइटी के अंदर। एक तो हमें याद रखना है वो है वुमेन की परिस्थिति क्या थी विजयनगर के अंदर सर, ठीक है। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन। दूसरी सोसाइटी के अंदर वी विल सी कि जो क्लासेस थे अलग अलग प्रकार के, ये क्लासेस की कहानी क्या है। वर्ण प्रथा के बारे में आपको सवाल ऐसे आया नहीं है पर नॉर्मली आ सकता है सर, ठीक है। दूसरी कहानी इसके अंदर से रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट भी आपको इसके अंदर से कर सकते हैं। ये क्लासेस में सोशल क्लासेस भी आ गए और रिलीजियस भी क्लासेस आ गए सर, ठीक है। रिलीजियस क्लासेस क्योंकि विजयनगर एम्पायर हैड मुस्लिम्स, दे हैड हिंदूज, एंड दे आल्सो हैड यूरोपियन पॉपुलेशन एज वेल सर, ठीक है ना, गुड नंबर्स। व्हाई यूरोपियन पॉपुलेशन? बिकॉज़ द पोर्चुगीज वंस दे एस्टैब्लिश्ड द डिप्लोमेटिक वी कैन से relations and the economic relations, so they started opening up the shops in विजयनगर as well, है ना। तो बहुत आपको पोर्चुगीज देखने को मिलेंगे जो दुकान खोल के यहाँ पे बेसिकली सेट हो गए थे। जैसे गोवा में आज की तारीख में भी आपको मिलते हैं सर, ठीक है। रशियंस मिल जाते हैं, पोर्चुगीज मिल जाते हैं, बहुत सारे तो जनरेशन से यहाँ पे बैठे हुए चिल मार रहे हैं कि हम तो भारतीय बन गए। तो यहाँ आपको इस प्रकार की चीजें आपको मिलेगी सर, ठीक है। अब देखिए स्टेट तो बड़ा कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेंस वाला स्टेट था, हमने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया, और स्टेट के नेचर के बारे में हमने ये देखा था कि राजा कोई भी प्रकार की भेदभाव नहीं करते थे सर, ठीक है। और ये बेसिकली देखने को मिलता है विथ दी बहमनी और वी कैन से द मुस्लिम्स बीइंग इन्वॉल्वड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, allowing the religious practices in the armed forces as well, and basically using them in the army and other administrative side as well, okay. So this shows the policy of tolerance and religious tolerance of that time, okay. Simultaneously the society had also one hierarchy, okay. वन हायरार्की का मतलब ये है कि वी विल कम टू नो कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी हमको यहाँ से मिलेगी। तो सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग थे। रिलीजियस क्लासेस के रूप में अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो रिलीजियस क्लासेस में अलग अलग वर्ग हमको मिलता है सर, ठीक है। बारबोजा का ये मानना है कि हिंदू और मुस्लिम थे, मुस्लिम संख्या में कम थे, मोस्ट प्रोबब्ली नंबर उससे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट देयर वर पीपल अराउंड सर, ठीक है। देयर इज अ सोशल स्ट्रक्चर एज वेल, विद इन द सोशल स्ट्रक्चर वी विल कम टू नो कि एक हायरार्की इस तरह से बोली गई कि ब्राह्मण ऊपर है, फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ द ग्रुपिंग्स है अलग अलग प्रकार के, उसके नीचे टेरिटोरियल सेगमेंटेशन है, बेसिकली जो ट्राइबल क्लासेस है उसके साथ ये बोलेंगे सर, ओके। इनफैक्ट टेंपल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी और द सोशल कंडीशंस ऑफ विजयनगर, तो ये भी इंटरेस्टिंग। और फिर स्थिति, वुमेन की परिस्थिति के बारे में मैंने बताया सर, ठीक है। अब इनके यहाँ क्या बेसिकली समाज व्यवस्था थी और जो कास्ट व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो थी कि नहीं थी। तो याद रखना कि एक किताब है जिसका नाम है मनु चरितम, है ना, समझिए। ये लिखी थी अलसनी पेदन्ना। अलसनी पेदन्ना वाज वन ऑफ द अष्टदिग्गज ऑफ विजयनगर एम्पायर, है ना। अष्टदिग्गज का मतलब मैंने आपको बताया था कि 8 स्कॉलर्स हुआ करते थे, ठीक है। एंड वी विल सी दैट ये जो अष्टदिग्गज जो थे ये कृष्णदेव राय के कोर्ट के अंदर हुआ करते थे। तो वी विल फाइंड कि ये कृष्णदेव राय के कोर्ट के अंदर बैठ के इन्होंने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनको आंध्र कविता के पितामह के रूप में भी कंसीडर किया गया है। इन्होंने मनु चरितम के अंदर हाईलाइट करके बताने की कोशिश की है कि भाई देयर वर 4 क्लासेस, है ना, देयर वर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यही कास्ट और क्लास को वी विल फाइंड कि लोकल लैंग्वेज में कहा गया कि एक था विप्लु, है ना, विप्लु, सॉरी। सो देयर वर बेसिकली द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का रोल तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या हुआ करता था, ठीक है। या आपको दूसरा रजुलु मिलेगा जो राजा के साथ कुछ लोगों ने कहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वर एक्चुअली बेसिकली शूद्र, ओके। फिर देयर वर मैत्री या मटिकट्टुलु, है ना, मतलब काइंड ऑफ वैश्य पीपल्स, ओके। एंड वी विल साइमल्टेनियसली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो चौथे आपको शूद्रस के रूप में आपको यहाँ से मिलेंगे। तो वी विल सी कि दिस बुक कॉल्ड एज मनुचरितम is giving us the story about the literary traditions of Vijayanagar. Within this book, we will simultaneously see कि he is also talking about the conditions of
दी सोशल ऑर्डर ऑफ द टाइम सर, है ना? समझे? अब आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें मनु की भी कहानी है सर, मनु का भी चरित्र है सर, है ना? समझे? और मनु का चरित्र होने का मतलब क्या है सर? ठीक है, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इस बुक के अंदर भी हमें सोशल ऑर्डर, क्योंकि मनु वाज़ द फर्स्ट ह्यूमन, है ना? ऐसा कहा गया है कि मनु कौन थे? तो ठीक है, वो सबसे पहले ह्यूमन के रूप में थे। एंड वी विल फाइंड कि विदिन दिस बुक ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट एज़ वेल कि भाई देखिए यहाँ जो सोशल ऑर्डर था, ये सोशल ऑर्डर के अंदर इससे 4 अलग-अलग प्रकार के लोग होंगे सर, ठीक है? ऑर्डर है तो इविल्स भी आपको कहीं न कहीं मिल जाएँगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि व्हेनेवर देयर आर ऑर्डर्स, यू विल आल्सो फाइंड सम काइंड ऑफ इविल्स और सोशल जो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी हम लोग इसके अंदर से देखेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ओवरऑल सोसाइटी में क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई थी? देखो मनु चरितम में बेसिकली सोसाइटी के बारे में कुछ अलग कहानी है, बट ऑब्जर्वेशंस देखोगे तो आपको अलग मिलेगा सर, ठीक है? अब जैसे सोसाइटी के अंदर वी विल फाइंड कि जो लोअर क्लासेस जो थे, उसमें भी 2 प्रकार की कहानी आपको मिलती है, राइट हैंड कास्ट और लेफ्ट हैंड कास्ट मैंने बताई थी सर, ठीक है? ये राइट हैंड कास्ट और लेफ्ट हैंड कास्ट पहले से इसी प्रकार की सिस्टम थी। नॉर्मली वी विल फाइंड कि दोज़ हू आर इन्वॉल्वड इनटू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दे वर सीन एज़ राइट हैंड कास्ट, ओके, समझे? एंड वी विल फाइंड कि दोज़ इनटू नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दे वर सीन एज़ लेफ्ट हैंड कास्ट। इन फैक्ट बाय दैट टाइम द शैवाइट एंड द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस हैज आल्सो ग्रोन इन द सोसाइटी। तो ये कहा गया कि जो वैष्णविज्म को फॉलो करता है वो राइट हैंड कम्युनिटी है और जो शैविज्म को फॉलो कर रहा है वो लेफ्ट हैंड कम्युनिटी है, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से हमें पता चल रहा है कि सोसाइटी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है। इन फैक्ट सोसाइटी में टेरिटोरियल सेगमेंटेशन बहुत था। टेरिटोरियल का मतलब ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम से फॉर एग्जांपल ये आपका पेनिनसुला है, यहाँ एक सोसाइटी का पार्ट है वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा सर, ठीक है? नॉर्मली हमें क्या पता चल रहा था कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस और बाकी सारे बांधे जाते थे, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होता था तो एक्सचेंजेस हो जाते थे सर, ठीक है? यहाँ वो सब नहीं होगा सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो व्हेनेवर अ सोसाइटी इज देयर वी विल फाइंड इट इज मोर ऑफ अ लेस इंटरैक्टिव ऑफ दैट टाइम सर, ओके। सो नो डाउट द एम्पायर वाज बिग, एम्पायर बड़ा था सर, है ना? समझे? बट द सोसाइटी वाज मोर प्रेफरिंग टू एंडोगेमी ऑफ दैट टाइम एज़ वेल सर, ओके। तो जो रूलिंग क्लास था उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना? समझे? बट द लोअर क्लासेस प्रिसाइजली वी विल कम टू नो कि जो पीजेंट्री है या बाकी सारे लोग हैं, उनकी दशा हमें यहाँ से देखने को मिलती है कि खराब थी सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो क्योंकि इकोनॉमिक टैक्सेस भी पे करने हैं, ओवरऑल स्थिति आप देखोगे उनके प्राइसेस नहीं आ रहे थे। तो अगर आपको कल का क्लास याद होगा या डोमिंगो पेस के बारे में या मैंने रज़ा के बारे में शायद तक बताया था कि ये ऑब्जर्व करते हैं कि द पीजेंट्री वर एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ऑप्रेसिव क्लास ऑफ पीपल इन द विजयनगर सर, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ दे हैव टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, द नायब्स एंड द ऑफिशियल्स ऑफ दैट टाइम एज़ वेल। सेकंडली वी विल फाइंड कि बिकॉज़ द थिंग्स वर ग्रोन इन सरप्लस एट दैट टाइम, तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के उतने भाव नहीं बढ़े थे सर, ओके। भाव नहीं बढ़ने के कारण उनकी स्थिति खराब है। ऊपर से सोशल ऑर्डर में भी हमें ये पता चलता है कि स्थिति खराब थी। तो इसके कारण ये जो सोशल ऑर्डर है, इसकी इकोनॉमिक इंप्लिकेशंस भी हमें पता चलनी चाहिए सर, समझे? तो वी विल फाइंड कि ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। इनफैक्ट काफी सारे पीजेंट्री को शूद्र स्टेटस मिला है सर, ओके। तो उस टाइम पे तमिल पोएट्री लिखी गई थी जिसका नाम है सतकम, है ना? सो देयर वाज तमिल पोएट्री एट दैट टाइम दैट वाज कंपोज्ड ऑफ कॉल्ड एज़ सतकम। विदिन द सतकम वी विल कम टू नो अबाउट द सोशल कंडीशंस एज़ वेल कि भाई देखो द पीजेंट्री वाज कॉल्ड एज़ द वी विल फाइंड कि द शूद्र और शूद्र के पॉइंट ऑफ से ये बताने की कोशिश की है कि ऐसी ऑर्डर आपको यहाँ से मिल जाएगी सर, है ना? समझे? बाकी हमें ये पता चलता है कि ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि ब्राह्मणों के बारे में लिखा गया है एंड ब्राह्मणों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, फॉरेनर्स ने नूनीज़ ने बताने की कोशिश की है सर, ठीक है ना? समझे? तो वी विल फाइंड कि द सोसाइटी हैड द रोल ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण मल्टी फंक्शनल रोल, है ना? इन द लिटरेचर सॉरी इन द लिटरेचर आल्सो दे वर देयर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्टिफिकेशन, आर्मी के अंदर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, टेम्पल्स को चलाने के पॉइंट ऑफ से मिल जाएंगे सर, ठीक है ना? समझे? एंड वी विल फाइंड कि नूनीज़ लिखता है कि भाई देखो द ब्राह्मण कम्युनिटी had so much of resources at their control, sir, okay, because they were very talented people, sir, they were involved into other activities, this including accounting as well, okay, so they were not doing hard work but they were doing always the state work, okay, and very smart work, okay, this smart work includes the political role, advisory to the king and all these conditions, तो ये चीजें हमको यहाँ से देखने को बहुत मिलती रहती है सर, getting important, okay, in fact we will find कि interesting cases के रूप में temples के बारे में हमको पता चलता है। देखिए temples पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी में एक कंसेप्ट बहुत सिग्निफिकेंट मिला, वो है कुल देवी या कुल देवता का कंसेप्ट, ओके, समझे? सो temples were also determining social space, है ना? कि एक मंदिर है जहाँ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जाया करते थे, ये नोनीज ने ऑब्जर्व किया, where people used to dedicate themselves to a deity, sir, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, अनकॉमन लीनिएज आपको मिलेगी कि भाई देखो ये हमारे देवता है, इन्हीं को ही हम लोग मानेंगे सर, है ना? समझे? इसमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि बहुत सारे नॉन ब्राह्मण प्रीस्ट भी है, क्योंकि एवरी कम्युनिटी विल हैव देयर ओन कुल देवता कुल देवी सर, ठीक है? तो इस वजह के रूप में हमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है कि इवन द नॉन ब्राह्मण प्रीस्ट, ओके, वर इन्वॉल्वड इनटू टेंपल मैनेजमेंट बिकॉज़ देयर वर सर्टेन टेंपल इंस्टीट्यूशंस, ओके, व्हिच स्पेसिफिकली हैड अ स्पेसिफिक कुल देवता फॉर अ स्पेसिफिक कुल, कुल का मतलब होता है फैमिली ग्रुपिंग सर, ओके। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस हमको ये दिखेगा। दूसरी कहानी हमें ये भी देखने को मिलेगी वो है मठ, ओके। अब विजयनगर के दौरान काफी सारे मठ बने, उसमें भी हमको नॉन ब्राह्मण्स मिलेंगे, ठीक है? समझे? तो दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि नो डाउट सोशल कंडीशंस में आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन और ये सब चीजें ऐसे तो कहीं-कहीं पे मिल रही थी सर, है ना? समझे? बट साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो फाइंड द कंडीशन वेयर वी विल फाइंड कि द नॉन ब्राह्मण्स वर इन्वॉल्वड इनटू मठ। अब देखिए मठ के अंदर तो एजुकेशन मिलता था, मठ के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो रिलीजियस लिटरेचर लिखा जाता था, रिलीजियस ऑर्डर और सोशल ऑर्डर को कैसे चलाना है उसके ऊपर डिबेट्स डिस्कशंस होते थे। मतलब ये था कि भी इतनी भी स्थिति खराब नहीं होगी सर, है ना? समझे? तो ये प्रोमिनेंट पार्ट हमको विजयनगर के अंदर से यहाँ से मिल जाता है सर, ओके। तो सोशल कंडीशंस के ऊपर आपको सवाल नहीं आया है, पर आपको सोशल कंडीशंस के ऊपर आएगा तो आपको रिलीजियस कंडीशंस लिखनी है। सोशल कंडीशंस में वर्ण प्रथा और जाति प्रथा के ऊपर लिखना तो है कि भाई देयर इज अ हायरार्की सर, ठीक है? और ये हायरार्की के अंतर्गत जो अपर एंड लोअर सोसाइटी है उसकी वर्किंग थोड़ी अलग थी सर, ठीक है? मतलब आप देखिए ऐसे वर्ण की हायरार्की है, ऐसे आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी मिलता है, बट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ग्रुपिंग में उसको कैटेगराइज कर दिया। समझ में आ रहा है कि भाई एक वर्ग ऐसा है जो ऊपर का वर्ग है, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय वर्ग टॉप वर्ग, ओके। फिर नीचे के दो वर्ग है उसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ग्रुपिंग में डिवाइड किया गया, यू अंडरस्टूड सर, ठीक है? आप समझिए कि दी एरिस्टोक्रेसी है ना, वो बेसिकली कह रही है कि भाई देखो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय, नीचे वैश्य शूद्र जो है उसको बेसिकली हम लोग राइट हैंड ग्रुपिंग और लेफ्ट हैंड ग्रुपिंग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? एक्चुअली ऊपर जाते हो ना कोई भी समाज के अंदर, वहाँ कोई जाति धर्म प्रथा ये सब नहीं लगता सर, ठीक है? है ना? दैट इज ओनली फॉर द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लासेस, ओके, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पैसा बनाओगे तो इंटर रिलीजन मैरिज करने की कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फैमिली बड़ी लिबरल है सर, ठीक है? समझे? आप पावर में जाओगे, आप आईएएस बन जाओगे, अच्छा आपको इंटर कास्ट, इंटर फेथ, इंटर रिलीजन कहीं जाना, इंटर कंट्री जाना है तो भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? समझे? बट द मोमेंट यू आर इन द मिडिल लेवल सर, है ना? समझे? ए ये तलवार निकल जाएगी, ये हमारे समाज में नहीं हो सकता सर, ठीक है ना? बैठ जाओ चुपचाप सर, हम कहेंगे वही रिश्ता होगा सर, ओके? की पूरी कहानी बदल जाएगी सर, ओके? द हायर यू गो यू सी सर, है ना? आई एम नॉट नेमिंग सर, ओके? बट यू सी द पावर पॉलिटिक्स एंड द मनी पॉलिटिक्स, है ना? समझे? जहाँ-जहाँ पैसा और राजनीति है या सत्ता या राजनीति है सर, ठीक है? वहाँ आपको ये कोई भी चीजें नहीं मिलेगी, है ना? क्योंकि यू विल बी अबव दैट ऑल दिस थिंग्स, ओके? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और इसमें फिर यू विल फाइंड पॉलिटिशियंस फ्रॉम इंटरफेथ कम्युनिटीज, ओके ना? इंटर इट्स अ गुड थिंग सर, मैं तो कहता हूँ कि ये अच्छी चीज है क्योंकि इसी से ही विल फाइंड की सोसाइटी के अंदर बॉन्डिंग आएगी साहब। देखिए आप बेसिकली ये जो रिलीजियस इशू है या जो सोशल फॉल्ट लाइन्स है कंट्री की तभी सॉल्व कर पाएंगे व्हेन यू हैव मोर एंड मोर ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन द कम्युनिटीज, ओके? सो दिस इंक्लूड द सोशल कम्युनिटीज एंड द रिलीजियस कम्युनिटीज एज़ वेल, ठीक है? वो बेसिकली ऊपर के लेवल में तो होता है, आज की तारीख में भी होता है, टॉप मोस्ट लेवल पे सर, ठीक है ना? पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी एंड इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस में। बट जैसे मिडिल लेवल के ऊपर आओगे जहाँ हम और आप लोग हैं, वहाँ पे ये सब करवाने के लिए तो समझ गए ना, घर के अंदर तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको? दोनों तरफ से बोले कन्विंस कराओ, बोले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, ठीक है? बट जैसे ही आप सत्ता में आ गए तो अब सब हो सकता है, आप पावर में आ गए अब सब हो सकता है, सैकड़ों ढेरों पैसों बना दिया है अब सब हो सकता है सर, ठीक है?
क्योंकि फिर लिबरल हो जाते हैं लोग भी सर, पर वो बेसिकली गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो अलग प्रकार की व्यवस्था है। तो ऊपर का यहाँ ऑर्डर भी ऐसा ही था सर, है ना, विजयनगर के अंदर, कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ग्रुपिंग बड़ा ऑपरेसिव फील करता था कि यार देखो हमारी तो सत्ता नहीं है, हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अंदर डिवाइडेड है, ऊपर बेसिकली जाएंगे तो विल फाइंड, नहीं ये हर जगह के ऊपर है। दिस इज नॉट लाइक इन अ सिंगल स्टेट, ओके ना, डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिया, दिस इज एप्लीकेबल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, ओके। वहाँ आपको हर एक प्रकार की चीजें मिलेगी सर, यहाँ नहीं मिलेगी, समझ में आया कि नहीं आपको? मिडिल क्लास के रूप में होता है सर, है ना, उसको अपनी वैल्यू सिस्टम कल्चर ये वो सब कुछ पड़ा रहता है, मैं ये नहीं करूंगा, हमारी संस्कृति है ना, हमारे नियमों के अगेंस्ट में है। ऊपर जाते हो मैंने बताया ना, देखो मिडिल क्लास रिलीजियस होता है, हाई मिडिल क्लास स्पिरिचुअल होता है सर, समझे है ना, अंडरस्टूड सर, मध्यम वर्ग है, धार्मिक हुआ हम तो आध्यात्मिक है सर, ठीक है। तो तुम ये सब नहीं करते हम सर, ओके, हमारा थोड़ा कल्चर अलग है। इनकी शादियां भी देखोगे तो आपको अलग देखने को मिलेगी, आपको लगता है ससुरा हम यार इतनी शादियां में अटेंड करके आए सर, है ना, हमने यार इतनी इस प्रकार की ना ही हमारा सेटअप हो पाया है कभी सर, समझे नहीं समझे, है ना, ना ही ऐसी आप कैमरा की फ्रेम भी देख लीजिएगा सर, आपके फोटो भी वैसे नहीं आएंगे, है कैंडिड बैंडिड कोई भी कर दो सर, ठीक ना, समझे, वो अलग लेवल है सर, समझे नहीं समझे। वहाँ आपको कुछ नहीं नड़ता सर, ओके, वहाँ क्योंकि आपकी पद प्रतिष्ठा और पैसा जो है वो अलग लेवल का है सर, वहाँ उनके रिश्तेदार भी देखिएगा, है ना, हमको कभी-कभी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लगता है, हमारे रिश्ते मतलब कहाँ इनके बीच में मैं समझ नहीं सकता, वहाँ देखो कितना सर, मैं एक बार ऐसी शादी अटेंड करने गया, आई वाज फीलिंग दैट आई एम काइंड ऑफ एन पर्सन हू इज मोर ऑफ एन आउटसाइडर, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस क्लैन, ओके, इतनी सोबरिटी कोई आवाज ही नहीं, शादी है क्या है, है ना, कोई कलेश नहीं हो रहा है सर, ओके, अंडरस्टूड सर। तो दोस्त की थी सर, तो मैंने तो और दो तीन दोस्त थे, यार ये तो यार मजा नहीं आ रही सर, है ना, समझे, इतनी विदाउट कलेश, है ना, विदाउट नाटक, विदाउट समवन गेटिंग नाराज, ना समझे नहीं समझे, मतलब ये तो कोई शादी होती थोड़ी, और मतलब और बेसिकली एकदम पूरा व्हाइट स्टीम में था, और यार कोई कलर नहीं, चढ़का चढ़की नहीं, अपने क्या लाल पीले हरे कलर होते हैं सर, ठीक है ना, वो दिखता है कि हम ऐसा हो रहा है, जलवा चलना चाहिए अपना, एकदम शांत और बहुत ही सटल वे में हो रहा है सर, ठीक है, और अलग ही कहानी थी सर, क्या है ना, मजा ना आवे सर, क्या, तो वो ऊपर की है, उसमें भी ऐसा ही था, इंटर कंट्री मैरिज था, इंटर कंट्री इंटरफेथ मैरिज, ओके, सो इंडियन गाय मैरिंग सम वेस्टर्नर सर, ओके, सो मैंने कहा गजब है यार इनके यहाँ सर, ठीक है ना, समझ जाता आपने तो बात चले सब, ओके, खैर चलिए, तो ये हर जगह की, हाँ, तो आपको अगर यहाँ ये लेवल के ऊपर जाना है तो पावर में ऊपर चले जाओ सर, ठीक है, वंस यू रीच द हायर इकोनॉम्स ऑफ पावर ना, आपको कोई नहीं रोकेगा, बोले आप तो क्योंकि फिर तुम्हारा ब्रह्मवचन हो जाएगा, ब्रह्मवचन समझ में आता ही नहीं आता सर, ठीक है, तुम जो बोलते हो ब्रह्म है सर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू गॉड लाइक सर, नो वंस गोना क्वेश्चन योर बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग एक्शन, और उस टाइम पे लोग स्वीकार भी लेंगे सर, ओके, आप अभी इंटरकास्ट, इंटरफेथ, इंटर रीजन या इंटर कम्युनिटी, इंटर रीजन का मतलब है कि यू बिलोंग टू यूपी एंड, है ना, आपको कहीं महाराष्ट्र में किसी के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो भी नहीं हो पाते कभी-कभी, बोले नहीं इंटर स्टेट है, नहीं चलता सर, कल्चर अलग है ना, पंजाब से हम तमिलनाडु से नहीं हो सकता, बट देन आप देखो सर सब टू स्टेट्स सब वहां सॉल्व हो जाएगा सर, पैसा आने दो सर, पैसा है ये, और दूसरा पावर आना चाहिए सर, वही चीज है, ऊपर वो अलग प्लान बन जाएगा सर, सोसाइटी ऐसे ही काम करती है, तो ऑर्डर नहीं बदलते, यहाँ ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ग्रुपिंग नीचे थे, ऊपर वाले ग्रुपिंग पे देखोगे तो पावर बहुत सिनानिमस था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, एंड वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हमको ये विजयनगर की पॉलिसीज के बारे में काफी सारी चीजें समझ में, इनफैक्ट ये बारबोसा है ना, दुआरते एडवर्ड क्या नाम है, बारबोसा, ठीक है, बारबोसा बेसिकली बहुत बताने की कोशिश कर रहा है कि यू माइट बी बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, शायद तक आपको बारबोसा के बारे में आगे लिखवाया भी था, मतलब वो हमने आगे जब लिखा था तब, तो बारबोसा हैज हाइलाइटेड द फैक्ट कि आप कोई भी समुदाय से बिलोंग कर रहे हो, बट द किंग नेवर यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, एंड बारबोसा इज हाइलाइटिंग द फैक्ट कि यहाँ कहीं पे लिखा नहीं है मैंने, बट एक चीज आपको यहाँ से मिलती है कि यू माइट बी क्रिश्चियन, यू माइट बी हिंदू, यू माइट बी मूर इज द मुस्लिम, यू माइट बी ज्यू, देयर वर ज्यू सेटलर्स इन विजयनगर बाय द वे सर, ठीक है ना, द किंग नेवर डिस्क्रिमिनेटेड एंड शो रिलीजियस टॉलरेंस, ओके, तो दिस थिंग आल्सो हाइलाइट्स द फैक्ट कि इनके यहाँ कैसी व्यवस्था हुआ करती थी और रिलीजियस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, ठीक है, तो सोसाइटी के बारे में हमको समझ में आ गया, अगर सवाल आएगा तो 10 मार्कर का आएगा कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सोशल कंडीशंस, ओके, क्या हुआ करता था ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण के बारे में, और बेसिकली राइट हैंड लेफ्ट हैंड की कंडीशंस क्या थी। दूसरी कहानी थी वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके, समझे, अब देखिए कि वुमेन की कंडीशंस के बारे में हमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चलती है ना, तो स्त्रियों में हमें क्या-क्या चीजें याद रखना है सर, ओके, तो पहली चीज हमें ये याद रखनी है वो है वुमेन की कंडीशन, वुमेन की पोजीशन सोसाइटी के अंदर क्या थी, दूसरी मैरिज के पहले मैरिज के बाद इनकी स्थिति क्या हुआ करती थी, तीसरी ये किस-किस प्रकार के रोल में थे, पब्लिक रोल में, प्राइवेट रोल में, पार्टनर के रोल के रूप में किस तरह की इनकी स्थिति थी और किन-किन लोगों ने इनको ऑब्जर्व किया है सर, ठीक है ना, ओके, तो वी विल कम टू नो अबाउट एवरीथिंग, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है सर, ओके, नॉर्मली हमें जो मटेरियल मिला है इसमें फॉरेन सोर्सेज के मटेरियल है, इसमें नूनीस के साथ-साथ आप समझने की कोशिश करोगे कौंती, और कौंती के साथ-साथ अब्दुल रज़ाक, है ना, 3 ऑथर्स इनके बारे में लिखेंगे। नूनीस के ऊपर ऑलरेडी पीटी में सवाल आ चुका था, मेंस में भी आपको घुमा फिरा के आएगा कि बेस्ड ऑन द कंटेम्परेरी सोर्सेज, है ना, कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन विजयनगर एम्पायर, है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, कि तत्कालीन स्रोत के आधारित, है ना, या उसके समकालीन स्रोत के आधारित विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की दशा के ऊपर टिप्पणी कीजिए सर, ओके, तो दे लास्ट समकालीन तत्कालीन समकालीन स्रोत के आधारित स्पेसिफिक आपको सवाल आएगा, 10 मार्कर का आएगा सर, ओके, तो हमें क्या-क्या लिखना है, एक तो वुमेन की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, ठीक है, पब्लिक लाइफ मतलब पब्लिक लाइफ एंड सोशल लाइफ दोनों डिवाइड कर देंगे, ठीक है, पहली कहानी में हम लिखेंगे कि वुमेन हैड एजुकेशन ऑफ द टाइम, एजुकेशन कैसे पता चला, तो देयर टू बी क्वीन कॉल्ड एज गंगा देवी, है ना, गंगा देवी वाज वन ऑफ द प्रिंसेसेस, मतलब बहुत ही कृष्णदेव राय या उसके पहले के एक युवराज के बेटे की वाइफ थी सर, शी रोट अ बुक कॉल्ड एज मदुरई विजयम सर, समझे, मदुरई विजयम वाज अ बुक ऑफ विजयनगर's विक्ट्री ओवर मदुरई, समझे कि नहीं समझे, तो ये दर्शा रही है कि शी कंट्रीब्यूटेड टू लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ समझे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि द वुमेन आल्सो हैड दी रोल प्ले इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस एज वेल, तो ऑथर के रूप में तो काम कर रही है, बट नूनीस हैड ऑब्जर्व्ड अबाउट वुमेन बीइंग वर्किंग इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस, दिस इंक्लूड नूनीस राइटिंग अबाउट अच्युत देव राय अगर आपको याद होगा, तो कृष्णदेव राय के बाद आया पावर के ऊपर, और अच्युत देव राय ने उस दौर में जो व्यवस्था की थी 1530-40 के दौर में, उसमें ये लिखा है कि द वुमेन यूज्ड टू राइट ऑल द अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, द वुमेन वर बेसिकली ऑब्जर्विंग आउट what was taking place in the kingdom. Accounting includes the narration part, including the we can say the part that were with respect to economy as well. So he also talks about that the women of the time were involved into dancers and musicians as well, and they could also sing as well. क्योंकि कोट एक्टिविटीज के रूप में आपको यहाँ से मिलता है. In fact, Munis specifically observes that Achyutdev's wife was a very good singer. Okay, अच्युतदेव राय था ना, कृष्णदेव राय का बादशाह शासन में भाई था, तो वो उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी सिंगर हुआ करती थी. ठीक है, okay. उसके समय मुनीस ने वुमेन को जजेस के रोल में देखा है कि he had observed certain cases where some kind of disputes had taken place and there was a woman judge who was adjudicating the matter, है ना, आधे इधर जाओ आधे इधर, तुमको ये करेंगे, ठीक है, बेलीफ के रूप में आपको मिलेगी जुडिशियल पोजीशन में.
वॉच वुमेन के रूप में आपको मिलती है। वॉच वुमेन का मतलब ये है कि पैलेस के गार्ड में और सिटी को पेट्रोल करने में काम कर रही थी ये, क्योंकि विजयनगर इज अ वेरी ह्यूज फोर्ट, ओके। सो वुमेन वर इन्वॉल्वड इनटू पेट्रोलिंग, ओके, एंड दैट टू आल्सो एट नाइट पेट्रोलिंग, ओके। सो दैट शोज द कंडीशन ऑफ वुमेन वेयर दे वर एम्प्लॉयड इन मल्टीपल वर्क्स, ओके, समझे, इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी व्हिच वाज वेरी मच ऑब्जर्व्ड, समझे। तो उसने लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी और सूथसेइंग है ना, सूथसेइंग समझ में आता है, एस्ट्रोलॉजी से साथ ही जुड़ा हुआ है, भविष्य प्रेडिक्ट करना, ठीक है ना, समझे, टैरोट वगैरह से लेके या इधर-उधर की चीज़, करेंगे, ओके। तो वी विल फाइंड कि प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ से कि तुम्हारा अब ये भविष्य होगा, ये होगा, समझे। So this is very interestingly mentioned by Nunes. Okay, so on one side, Nunes is highlighting the good conditions of women. Contemporary to that, contemporary to that, we'll also find कि women's conditions was also seen with respect to other classes. अब इसमें कुछ women royal class से भी थी, है ना, कुछ women आपको common class से भी थी, है ना। इस period में we see the condition of women with respect to two things. The very first thing was that women and the marriages with the women, particularly the marriage system, had mixed system. One was polygamy and second one was monogamy. Along with that, we will see कि polygamy was prevalent in the higher classes, है ना, जैसे कृष्णदेव राय की, अच्युतदेव राय की एक से ज्यादा वाइफ हुआ करती थी, ठीक है ना, समझे। तो ये एक बड़ी significant part है। We'll also find कि there is evidence of sati and dowry which is being mentioned as well, ठीक है ना, समझे। तो बेसिकली जितनी भी शादियां होती थी उसमें डाउरी के बारे में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। डाउरी मूल ढंग से स्त्री धन होना चाहिए, ओके। स्त्री धन इसके लिए क्योंकि वी विल सी दैट इस पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन को गिफ्ट किया जाता था, स्त्री को, जब अपना संसार छोड़ के अपने हस्बैंड के वहां जाती थी, ओके। देयर इज आल्सो एन एविडेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एज वेल, ठीक है ना, समझे। सो दिस इज आल्सो द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, है ना, दैट वी फाइंड इन द विजयनगर एम्पायर, ओके। इसमें कुंती जैसे लोग वहां तक लिखते हैं कि द किंग्स यूज्ड टू हैव गुड नंबर ऑफ वाइफ्स एज दे कैन प्लीज, मतलब अगर इनका मन चाहे तो सैकड़ों बीवियों को रख सकते हैं। सती की प्रेवलेंस के बारे में पता चलता है, वहां तक लिखा गया है कि जब हस्बैंड की मृत्यु हुई तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी सारी बीवियों ने, वुमेन ने, उनकी जो स्त्रियां थी वो बेसिकली अपने साथ सती भी कर देती थी, गेटिंग ओके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है। एक साइड के ऊपर देवदासी प्रथा के बारे में भी पता चलता है, दैट शोज द नेगेटिव कंडीशंस ऑफ द वुमेन, गेटिंग ओके। एंड साइमल्टेनियसली विल आल्सो फाइंड कि दे वर इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट रोल, इंक्लूडिंग द ब्रॉदल सिस्टम, है ना, दैट मींस द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ दैट टाइम, सर, ओके ना, समझे। तो अब्दुल रज़ाक, है ना, 15th सेंचुरी में आया था, 1420 के बाद, 20 से 40 के बीच में हुआ है। तो उसने लिखा है कि मैं जब विजयनगर के कुछ विशेष एरिया में गया, क्योंकि ही हैड गॉन टू सिटी, और उसने देखा था कि देयर आर स्पेसिफिक प्रोफेशंस ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ सिटी। याद आया कि नहीं आपको, सर, ठीक है, मैंने पढ़ा है अभी कि वहां ऑक्यूपेशन ग्रुपिंग में सिटी डिवाइडेड था। तो वो एक एरिया में गया जिसको इनडायरेक्टली उसने ब्रॉदल एरिया, या उसको आज के दौर में हम लोग ये कहते हैं रेड लाइट एरिया, ठीक है, कि वहां वी विल सी कि कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो है कम्युनिटी रह रही थी, सर, समझे कि नहीं। सो ही इज मेंशनिंग अबाउट ब्रॉदल्स ऑफ दैट टाइम। तो कह रहा है कि मैं बाजार में गया, ये बाजार में जाने के बाद आई हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड मार्केट्स, और मार्केट्स के अंदर दोनों साइड के ऊपर मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन या काइंड ऑफ ब्रॉदल्स एग्जिस्ट किया करते थे, सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने ये भी बताने की कोशिश की कि इसमें से जो स्टेट है अपना शेयर भी लेने की कोशिश करेगा, सर, ठीक है, समझे। स्लेवरी के डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, पर स्लेवरी एग्जिस्ट मोस्ट प्रोबेबली किया करती होगी, क्योंकि मिडिवल इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशन के रूप में स्लेवरी थी तो सही, सर, ठीक है, समझे, गेटिंग ओके। सो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूशन को भी लेगेसी के रूप में या उसको एक प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और इसमें हमको दोनों स्थिति देखने को मिलती है ना। तो द ओवरऑल कंडीशन वाज गुड एंड बैड बोथ, सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि एक साइड के ऊपर हमें एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, कल्चरल एक्टिविटीज और बाकी सब जगह के ऊपर भी आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरी साइड के ऊपर हमें नेगेटिव या वाइसेस जो है वो भी हमको यहाँ से मिल जाएंगे, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। स्लेवरी जो बाकी सारे सेंट्रल एशिया या बाकी सारे ट्रेडिशन से उससे थोड़ी अलग थी, सर, पर ऐसा भी नहीं था कि कंप्लीटली स्लेवरी जो है वो खत्म हो गई होगी, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी डू नॉट सी कि डायरेक्ट एंड ऑफ द स्लेवरी ऑफ दैट टाइम, कहने की बात ये है, सर, कि भाई जैसे हम लोग ने सोचा कि भाई देखो स्लेवरी मिलेगी नहीं, वो तो बेसिकली बहुत ही कम है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्लेवरी एक प्रेसिडेंट के रूप में आपको यहाँ से मिल जाएगी, सर। एंड वी विल कम टू नो कि द खनीज के पास स्लेव थे, इनके यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि स्लेवरी सिस्टम इंटीग्रल पार्ट था सब सोसाइटी का, सर, देयर इज लेस पॉसिबिलिटी स्लेवरी बिल्कुल गायब हो गई हो, सर, ओके। तो ये भी हमको यहाँ से मिलती रहती है, सर, ओके। बाकी उन्होंने खाने पीने की चीजों के बारे में लिखा है, सोसाइटी की हैबिट्स के बारे में लिखा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में लिखा है। जैसे रजा कहता है कि प्रॉस्पेरिटी बहुत थी, है ना, क्यों प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि सोना वहाँ पे लोकल इंडिजिनस से मिल रहा था, फॉरेन ट्रेड से मिल रहा था, वैष्णविज्म और ब्राह्मणिज्म का ग्रोथ हो रहा था, सर, ठीक है। मार्केट के अंदर ज्यादातर वस्तुएं इजीली अवेलेबल हुआ करती थी, सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी दैट ये बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज गुड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, है ना, फूड की कहीं क्राइसिस नहीं थी। ओवरऑल सोसाइटी प्रॉस्पेरस आपको यहाँ से मिलेगी, सर, ठीक है। तो ये सोशल कंडीशंस है, आपको पूछा जा सकता है कि बेस्ड ऑन द कंटेम्परेरी सोर्सेस कमेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड व्हाट वाज द कंडीशन। दूसरा बेसिकली बड़ी हिंदुइज्म में भी टॉलरेंस थी, मतलब आप देखिए कि विजयनगर में इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कुछ राजा शैवाइत थे, कुछ वैष्णवाइत थे, कुछ राजा आप देखोगे वीर शैवा को मानते थे, नैनार को नहीं मानते थे, वीर शैव और लिंगायत पीपल्स, ठीक है। इस पीरियड में लिंगायत समुदाय का ग्रोथ हो चुका है। तो ये जो लिंगायत समुदाय का जो ग्रोथ हुआ था, इसको मानने वाले भी सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे, सर, ठीक है। सो दे विल आल्सो बी फॉलोइंग, जैसे बासवाचार्य हो गए थे, बासवाचार्य विजयनगर के 200 साल के पहले हो चुके हैं, तो दे विल आल्सो बी बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग, है ना, कल्चरल ट्रेडिशंस के रूप में। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि विजयनगर के अंदर अलग-अलग प्रकार के संप्रदाय और समुदाय के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी टॉलरेंस सिस्टम थी, सर, ओके। लास्ट विजयनगर के अंदर से आपको जो सवाल आया है ना, वो है लिटरेरी ट्रेडिशंस के ऊपर से है। देखो, ये डिस्कस द सोशल डायनामिक्स इन विजयनगर एम्पायर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। हां, गिवन अकाउंट ऑफ पॉलिटी एंड सोसाइटी बहुत पुराना है, 1979 में, जब से पेपर कंपाइलेशन हुआ था तब से आपको मिलेगा, सर, तो नहीं आता है। और सोशल डायनामिक्स में आ सकता है कि देखो द सोसाइटी वर इन टू पार्ट्स, ओके ना, समझे। वन वाज द सोशल मोबिलिटी which was not there, sir, okay. The one system was there along with the Jati Pratha mentioned by Manu Charitam, sir. Manu Charitam is the main source, Alsani Vedana. And within the social hierarchy, the top two classes had a very different setup, and the bottom two classes were divided into right hand groupings and left hand groupings, okay ना। वर्ण के अंदर फिर जाति जो है वो दो ग्रुपिंग में डिवाइडेड थी। अगर एग्रीकल्चर कम्युनिटी है तो राइट हैंड है, सर, ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर है वो लेफ्ट हैंड ग्रुपिंग के रूप में। ऑलमोस्ट ये 16 से ही चलता आ रहा है, सर, ठीक है। हमने डिस्कस भी किया था, नौफा ने उस दिन क्वेरी भी उठाई थी, सर, okay, कि सर वो बुक में ऐसा लिखा है, आपने वो मीनिंग उल्टा है, सर, कीवर्ड था, सर, okay। फिर उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, सर, होपफुली आपने बुक में देख लिया होगा, समझे नहीं समझे। तो बिल्कुल नो कि नौफा ने पूछा था, बोले सर हाँ, विलन गाई ईडन गाई, सर, ओके, है ना, ईडन गाई एंड विलन गाई, सर, ओके, याद आया कि नहीं आपको, सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि हाँ, पढ़ाया था ना मैंने, सर, आपको कि विलन गाई राइट हैंड है और ईडन गाई लेफ्ट हैंड है, बुक में कुछ उल्टा लिखा है, नौफा ने बोला नहीं सर ऐसा है, सर, ठीक है। तो ये सोशल डायनामिक्स आपको लिखना है। सोशल डायनामिक्स में हम ये आखिर में ये लिखेंगे कि सोशियो रिलीजियस क्लासेस इतने सारे एग्जिस्ट कर रहे थे, इतना बड़ा एम्पायर था, बट द रिलीजियस लिबर्टी एंड द सोशल लिबर्टी गिवन टू द पीपल, ओके, लेड टू द कंसोल। मतलब आप 250 साल तक एम्पायर ही ना चला, 200 साल तक, 1336 से लेके 1565, मतलब ऑलमोस्ट 220 230 साल तक तो ये स्टैंड अलोन रहे, सर, समझे। हाँ, उसमें अगर आप मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट है, इतना तो आप कौन चल पाया, सर, ठीक। आप पकड़ने की कोशिश करिए, विल सी कि अच्छे-अच्छे एम्पायर टूट गए, सर। सल्तनत में 5 राजा आ गए थे, तो सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, समझे। 5 डायनेस्टीज आई, हां, 1206 से लेके 1526 तक, एंड वी विल फाइंड कि वहाँ की सोशल डायनामिक्स से कंपेयर में यहाँ देख लीजिए, सर, गेटिंग माय पॉइंट।
आप मुगल्स देखिए 1526 से लेके 1700 तक आ रहे थे, पीपली बन गई सर विदिन अ पीरियड ऑफ 170 180 इयर्स। औरंगजेब तक आते थे, इनके सोशल डायनामिक्स सब खत्म हो गए और औरंगजेब ने तोड़ दिया ना सोशल डायनामिक्स हो गए, जो कंसोलिडेशन हो रहा था अकबर के बाद का, उसे तोड़ दिया तो कहानी खत्म हो गई। तो देखो यू नीड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर शुड नो हाउ टू रन द सोसाइटी, क्योंकि अगर ये फेवर में नहीं रहा है ना तो फिर पीपली बच जाएगी आपकी। अब यहाँ आपको इंटरेस्टिंग सवाल जीएस में पूछ दिया यूपीएससी ने सर कि कृष्णदेव राय द किंग ऑफ विजयनगर वाज नॉट ओनली एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर बट आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। अरे भाई है ना, तुम मतलब जीएस में ऐसे बच्चों का सवाल पूछोगे क्या होगा सर, ऑप्शनल वाले बच्चे याद नहीं रख सकते किताबों का नाम। द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल आर नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द बुक्स ऑफ विजयनगर। वो अमुक मालेदा को छोड़ के कोई याद ही नहीं रहता, समथिंग समझे। जीएस में पूछ रहे हो आप वो पूछेंगे सर, ओके 15 मार्क तो तुमको खोने ही पड़ेंगे सर, 15 मार्क का सवाल आता है ना सर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि विजयनगर पीरियड सॉ द लिटरेरी ट्रेडिशंस, ओके समझे समझे। ये पढ़ाते जीएस में लोग बौखला जाते हैं, वो इतना डेप्थ में क्यों पढ़ाते हैं, बट एक्चुअली ये भैया दीदी के चक्कर में ये तुम्हारी जनरेशन जो है ना, तुम्हारी और तुम्हारे बाद वाली, मतलब अभी जो नहीं आई, तुम तो 1 2 साल से कर रहे हो, थोड़े अलाइन हो गए हो तो भी आता है सवाल, ओके। बट ये जो नहीं है ना पिछले 1 आध साल से 6 महीने से आई हो, सब वो अलग ही सपने में रहते हैं, यूटोपिया कहते हैं ना, ठीक है ना, दे लिव इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। उनको लग रहा है कि यूपीएससी तो मतलब हलवा है, समझे, मतलब इसको तो इतना क्या पढ़ के जाना है। देखो 15 मार्क के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप ये सोचोगे कि इतना पढ़ के चले जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल सर, ठीक है। यू आर सपोज्ड टू रीड इन वेरी डेप्थ वे सर, और सब इजी कर रहे हैं सर। इजी करने के चक्कर में प्रॉब्लम ये हो रहा है ना सर, ओके। और फिर दूसरा क्या है कि ये जो ऑनलाइन टू मच इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन कहते हैं ना सर, टू मच इन्फॉर्मेशन के चक्कर में वी विल फाइंड कि कुछ बच्चे ये ट्विटर और यूट्यूब और इसके उधर की वीडियोस देख के आए, किसी की पोस्ट देख के आ गए कि उन्होंने कहा इतना ही है। फिर आप क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, है ना। द प्रॉब्लम इज दैट इफ यूपीएससी इज गोना आस्क यू क्वेश्चन देन व्हाट यू गोना डू सर, है ना। तो वी विल फाइंड कि दिक्कत यहाँ पे आती है कि भैया पूछेंगे तो क्या, इससे अच्छा तो इट्स बेटर कि यू डू इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे सर। देखो लिटरेचर में इनके यहाँ 4 भाषा का विकास हुआ, लिटरेचर के और लिटरेचर ट्रेडिशंस के अंतर्गत। एक तो था तमिल लैंग्वेज क्योंकि एनकम्पास द एम्पायर, कन्नड़ा लैंग्वेज, है ना, समझे, तेलुगु लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज, है ना, समझे। दिस आर द 4 कोर एरियाज वेयर द लिटरेरी ट्रेडिशंस इमर्ज, समझे। अब ये लिटरेचर किसने लिखा, 2 प्रकार के लोगों ने लिखा। एक तो राजा खुद लिखता है, हाँ, कोर्ट के अंदर से लिखने वाला होगा, और दूसरे कोर्ट ऑथर्स लिखेंगे, मैं गेटिंग ओपन रॉयल्स खुद लिखेंगे कि भाई देखो अपने को खुद लिखना है। अब जैसे कृष्णदेव राय बताया, फिर मैंने अभी आपको गंगा देवी के बारे में बताया सर, ठीक है समझे। इन दोनों की कहानी ये है कि विल सी की ये खुद रॉयल कोर्ट से बिलोंग कर रहे थे और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया सर, गेटिंग ओपन, ओके। उसके बाद विल सी की कोर्ट ऑथर्स आपको मिलेंगे। मजे की बात यह है कि लिखने की शुरुआत संगम डायनेस्टी से शुरू हुई थी। संगम के बाद तुलवास ने, यानी कि कृष्णदेव राय ने पुश किया, और उसके बाद रायवेडु डायनेस्टी जो सबसे लास्ट की डायनेस्टी थी, है ना, 1565 के डिक्लाइन के बाद सर। सो इस तरह से वी विल फाइंड कि इन्होंने यूज किया। इसको सिंथेसिस ऑफ साउथ इंडियन कल्चर के रूप में कहा गया है, साउथ इंडियन लिटरेचर कहा गया है। सिंथेसिस ऑफ साउथ इंडियन लिटरेचर क्यों, क्योंकि मलयालम को छोड़ के विल फाइंड कि ऑलमोस्ट सबकी सब भाषाओं का यूज हुआ, मतलब डेवलपमेंट हुआ सर। So the whole empire was the synthesis of South Indian literature, and there's a variety of themes that was being written down. There were books that were related to the Bhakti traditions. There were books that were related to the music and dance. Music में जैसे आपको पुरेंद्र दास मिलता है, आता हूँ कर्नाटिक म्यूजिक में करेंगे। There were books music and dance के पॉइंट से. There were books that were written with respect to grammar and grammatical traditions. There were books that were related to the logic and also the public administration as well. So, okay. तो आप देखोगे तो the variety of theme was being composed of. Significance ये है कि संस्कृत still retained a very important aspect और important positions in the Vijayanagara period. इससे ये समझ में आ रहा है कि संस्कृत भाषा जो है, जिसको प्रति आज की तारीख में खास करके दक्षिण भारत में अलग ही चलता है संस्कृत हिंदी को लेकर सर, ओके। तो विल फाइंड की वैसी चीज आपको नहीं मिलेगी सर। इसमें ही सोसाइटी के बारे में भी हमको पता चलता है, सोशियो रिलीजियस ऑर्डर, क्योंकि आल्सनी पेदना जैसे मनुचरितम लिखा। तो इस तरह से इट एनकम्पासेस एवरीथिंग, है ना, फिलॉसफी, रिलीजियस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखोगे उतनी सैकड़ों किताबें लिखी जाएगी सर, जहां हम थक जाएंगे सर, अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग बुक लिखी गई। अब इनमें से कुछ का कंपाइलेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सो दे वर द पेट्रोन्स ऑफ संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा लिटरेचर, एंड बिकॉज दे गिव पेट्रोनेट टू स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, वी विल फाइंड की मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल केम टू देयर कोर्ट एंड दे स्टार्टेड राइटिंग इट आउट। इसमें वी विल फाइंड की रिलीजियस बुक्स में अगर आप देखोगे, अभी कहाँ गया सर, पूरा पेज कहाँ चला गया, थीम कहाँ गई अपनी, देखो ये प्रॉब्लम है सर, ठीक। मतलब इसमें भी पढ़ाने में इतना मजा आता है, मेरे को बोर्ड में मजा नहीं आता, ऑनेस्टली कह रहा हूँ सर, ठीक। एक दिन हम लोग को टीम बोल रही थी कि सर वो बड़े मतलब कराओ मत सर, यहाँ जो पट पट करके लिखा जा रहा है बोर्ड में, आई कैन नॉट राइट डाउन एंड स्क्रिबल अराउंड फॉर 2.5 आवर, और गलती से एक करा दिया बोर्ड में, समझे नहीं समझे तो मेरी पूरी बच जाएगी सर। ये पेन पेपर एक्चुअली ये मेरी पुरानी पीढ़ी हो गई है सर। मैं इवन ऑफलाइन भी पढ़ाता था ना, तो ऑफलाइन में जैसे यू विल फाइंड कि ये बोर्ड है सर, मेरा डायस नहीं रहता था, मैं यहाँ पे खड़ा रहकर ये से पेन टेबलेट से पढ़ाता था, ये पूरा क्लास है सर, ठीक है समझे। और वहाँ क्या था कि प्रोजेक्टर हुआ करता था, तो प्रोजेक्टर सीधा प्रोजेक्ट कर देता था, समझे नहीं समझे, कैटिंग ओके। मेरे कंप्यूटर से मतलब मैं जहाँ भी पढ़ाता था सर, ओके, यहाँ बच्चे बैठते थे सर, ओके, तो बच्चों को ऊपर प्रोजेक्टर दिखे, प्रोजेक्टर ऊपर रहता है सर, ठीक। तो मेरी तो यही पेडागोजी चलती थी सर, मैं यूं करके पढ़ाता, आई नेवर यूज्ड टू बोर्ड, लिखते रहो सर, है ना, मगजमारी नहीं चीज, कौन पूरा दिन पढ़ाना है सर, ठीक है समझे। तो यू कैन नॉट लाइक नो कीप ऑन स्क्रिबलिंग अगेन एंड अगेन, ऊपर जाओ यूं करके लिखो वापस आओ, है ना, ये हो रहा है, और फिर क्या उससे एफिशिएंसी कम होती है। तो ये ठीक रहता है सर, ओके। तो जहाँ ये सेटअप नहीं था वहाँ पे भी करवाया, मैंने बोला ये करवा के दो फिर भाई आएंगे। मेरी खुद के इंस्टीट्यूशन पे तो आई हैड दिस सेटअप सर, एकदम टक टक करके एकदम सिस्टमैटिक चलना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर हमने डिस्कस कर दिया ना। अब देखिए लिटरेचर का क्यों ग्रोथ हुआ, हम व्हाई दिस रीजनल लैंग्वेजेस एक्चुअली बेसिकली डेवलप एट दैट टाइम, कैटिंग ओके। रीजनल लैंग्वेजेस या रीजनल लिटरेचर क्यों बन गया, इट इज बिकॉज़ ऑफ वी विल फाइंड की द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। हमने डिस्कस कर दिया ना रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में अभी दिव्यराज। तो अगर आपको याद होगा तो इन द प्रीवियस सेशंस वी हैड डिस्कस की व्हाई द रीजनल लैंग्वेजेस ग्रू इन दिस पार्ट, है ना, पढ़ा था ना हमने सर, ओके। सो वी कैन एडिट इट आउट अलोंग विद दैट, ओके, एंड देन वी कैन हाइलाइट द फैक्ट कि बिकॉज़ देयर वाज सोशियो रिलीजियस चेंजेस एट दैट टाइम, सो दैट गिवन इंपॉर्टेंस सर, समझे। तो ये सोशियो रिलीजियस चेंजेस में जो लिटरेचर की थीम आई, इसमें हिंदू लिटरेचर भी मिला, इसमें जैन लिटरेचर भी मिलता है, भक्ति लिटरेचर भी आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है, मतलब हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर भी भक्ति, हिंदू लिटरेचर बेसिकली जैन लिटरेचर के अंदर भी ऑथर्स आपको मिल जाते हैं, भक्ति ट्रेडिशंस के पीरियड में था ही सर, ओके। इसमें वी विल सी कि वैष्णवाइट और शैवाइट दोनों लिटरेचर हमको यहाँ से मिलेंगे, जो भक्ति परंपरा के रूप में हम हाइलाइट करते हैं सर, ओके। तो इस तरह से सिंथेसिस है, आपको पूछा जा सकता है कि कहानी क्या है। और ये जो अष्टदिग्गज जो थे ना, अष्टदिग्गज ने बहुत बड़ा रोल एक्चुअली स्कॉलर्स इनके यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में कि व्हाई विजयनगर बिकेम द कल्चरल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया, डिस्कस ना, वी हैड डिस्कस दिस क्वेश्चन, ओके। सो स्कॉलर्स आर फ्लॉकिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो अलग अलग रीजन से, क्योंकि सोशो पॉलिटिकल अपील हुआ नॉर्थ इंडिया में विद द एंट्री ऑफ द तुर्किश रूलर्स। द तुर्किश नेवर पेट्रोनेट द इंडिजिनस लिटरेचर, वो तो फिरोज शाह तुगलक के बाद बुद्धि आई कि भाई थोड़ा बहुत सेफगार्ड करके इसको बचाओ। इसके पहले तो हमें यही देखने को मिल रहा था सब, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द स्कॉलर्स रियलाइज दिस पार्ट कि भाई अगर सर्वाइव करना है तो हमें भागना पड़ेगा ऐसी जगह के ऊपर जहां पे राजा हमको आश्रय देगा।
सो विजयनगर डायनेस्टी के पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि ये वो डायनेस्टी थी जिसने जो इंडियन ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल इंडियन, उसको बचा के रखा है सर, समझे। तो इस दौर में म्यूजिक का भी डेवलपमेंट हुआ, म्यूजिक के ऊपर भी बुक्स लिखी गई, थिएटर का भी डेवलपमेंट हुआ, उसके ऊपर भी किताबें लिखी गई सर, समझे। एंड विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम माधवाचार्य तो पहले हो गए थे, बट देन वी विल सी कि यमुनाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे स्कॉलर्स आपको मिल जाएंगे सर, ओके। एंड वी विल सी साइमल्टेनियसली द वर्क्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इसमें वेदों से लेके बहुत सारा साहित्य हमें मिलेगा सर, ओके। तो कौन सा साहित्य मिला है ना, तो सीधा सीधा यहाँ से लिख देते हैं, देख लेते हैं सर, ठीक है। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बुक्का राय वाज द पर्सन हु इनिशिएटेड दिस ट्रेडिशन। सो व्हाई विजयनगर बेसिकली वाज इन्वॉल्वड इन दैट, ओके। तो राजा के खुद के अनुभव देखो, बुक्का को उठवा लिया गया था तुगलक के द्वारा, सो रियलाइज दिस पार्ट, कोई और राजा मेरे को उठवा देगा सर, समझे। आई नीड टू मेक श्योर कि आई नीड टू क्रिएट द लेगेसी, है ना। आपके खुद के अनुभव है ना, दूध का जरा चार्ज फूक के पीता है। तो यहाँ स्थिति ऐसी हो गई थी कि इनको उठवाया था, उठवाने के बाद इनको तलवार में पढ़ा दिया और फिर रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ। वापस आके इन्होंने कहा कि मैं लिख लेता हूँ। सो बाय राइटिंग डाउन द लिटरेरी ट्रेडिशंस, ओके, द लेगेसी विल कंटिन्यू, है ना, समझे, इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। तो इस तरह से संस्कृत स्कॉलर्स और बाकी सारे स्कॉलर्स इनके कोर्ट के अंदर है। इनमें एक स्कॉलर थे सयाना, है ना। सयाना वाज द पर्सन हु इज सीन एज अ बिगिनिंग पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ओके, इन द पीरियड ऑफ द संगम डायनेस्टी ओनली, एंड दे रोट द कमेंट्रीज ऑन वेदास, समझे। फिर धीरे-धीरे करके वी विल कम टू नो कि जैन स्कॉलर्स एंड हिंदू स्कॉलर्स एंड डिफरेंट रिलीजियस के अंदर कंट्रीब्यूशन आपको मिलता रहता है। जैसे एक स्कॉलर थे मधुरा, मैंने बताया, इन्होंने धर्मनाथ पुराण लिखी थी इन मेमोरी ऑफ गोमतेश्वरा, ऋषभदेव के संतान के रूप में। देवराय टू खुद बेसिकली स्कॉलर हुआ करते थे, इन्होंने भी संस्कृत और कन्नड़ा के अंदर कमेंट्री लिखी। एक खाली कुछ ना याद रहे तो याद रखना, कमेंट्री ऑन ब्रह्मसूत्र लिखी थी सर, समझे। ब्रह्मसूत्रस वर एक्चुअली द बुक्स दैट वर कंपाइल्ड राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड्स, ठीक है, समझे। संस्कृत के अंदर और कन्नड़ में लिख रहे हैं, मतलब ये पॉलीमैथ हुआ करते थे, काइंड ऑफ पॉलीग्लॉट हुआ करते थे। इनके ही कोर्ट के अंदर कन्नड़ और संस्कृत कोर्ट्स और भी बैठा करते थे। तो मैंने बताया था कि इनके कोर्ट में मैथमेटिक्स का भी काम हुआ, जहां एक स्कॉलर थे परमेश्वरा, हु कंट्रीब्यूटेड टू द मैथ्स, ओके, समझे। तो भास्कराचार्य के बाद वी विल कम टू नो कि मैथमेटिक्स के ऊपर मेडिवल इंडिया में भी डेवलपमेंट चालू है सर। तो मैंने बताया सिंथेसिस ऑफ इंडियन कल्चर है, उसमें बेसिकली ये फॉर्मेट भी आपको मिलेगा। फिर आए कृष्णदेव राय, वो खुद भी बेसिकली अमुक्तमाल्यदा लिखते हैं तेलुगु के अंदर, एंड साथों साथ उन्होंने ही जमवादी कलम और उषापरिणीयम लिखी ना, ये संस्कृत में लिखते हैं। तो दर्शा रहा है कि ही वाज आल्सो पॉलीग्लॉट, पॉलीमैथ थे ये तो सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में ही अष्टदिग्गज बैठे। ये अष्टदिग्गज के अंदर बहुत सारे आर्ट स्कॉलर्स थे, दे हैड रिटन ऑन वैरायटी ऑफ थीम्स। अब सबके सब तो याद नहीं रखेंगे, पर जैसे आंध्र कविता के ऊपर लिखते हैं, मनुचरितम बुक लिखी है अल्सनी पेदन्ना के द्वारा, मैंने बताया, जो सोसाइटी के बारे में बताती है। या तेनाली रामा आपको देखने को मिलेंगे, पांडुरंग महात्म्य, है ना, बेसिकली महात्या के बारे में आपको मिलेगी। या काइंड ऑफ हमको पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सटायर भी लिखेंगे सर, तेनाली रामा के ऊपर सीरियल आती थी, इफ यू आर एबल टू रिकॉल ऑन सब टीवी सर, ठीक है। या पिंगाली सुराना मिलेंगे, तो हमें सबके सब तो नाम याद नहीं रहेंगे, बट एटलीस्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ लिटरेचर एट दैट टाइम सर, ना, बहुत सारा लिटरेचर बन गया है। अच्युत देव राय के कोर्ट में भी कन्नड़ पोएट्स हुआ करते थे, पर इनके कोर्ट में सबसे मेन हुआ करते थे, उनका नाम था पुरंदरदास। हु वाज दिस पुरंदरदास? ही वाज एक्चुअली सीन एज द पितामह ऑफ द कार्नाटिक म्यूजिक। कार्नाटिक म्यूजिक के अंदर ऐसा कहते हैं कि किसने सबसे पहले और फाउंडेशन रखा था इनिशिएशन के रूप में, वो पुरंदरदास थे सर। क्यों पुरंदरदास? क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट थी इन द स्प्रेड ऑफ कार्नाटिक। एक्चुअली पहले क्या था कि संगीत एक प्रकार का हिंदुस्तानी और कार्नाटिक, उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे वी विल कम टू नो कि कार्नाटिक को अलग कर दिया गया, एंड वी विल फाइंड कि हिंदुस्तानी संगीत अलग हुआ सर। तो उसमें पुरंदरदास थे, इसी में से पितामह ऑफ द कार्नाटिक म्यूजिक, है ना। ये 15th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे, देवराय की कोर्ट में 16th सेंचुरी में अच्युत देवराय की कोर्ट से सर। तो संगीत की भी किताबें लिखी गई सर, समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि रिलीजियस लिटरेचर भी था, शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म की। तो हमें ये पता चलता है कि इस दौर में सैकड़ों किताबें हिंदू ट्रेडिशंस की, वैष्णव ट्रेडिशंस की, शैव ट्रेडिशंस की भी आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको तिकन्ना के बारे में बताया था पिछले क्लासेस के अंदर, है ना। तिकन्ना वाज अ तेलुगु स्कॉलर, इन्होंने महाभारत का ट्रांसलेशन किया था सर, ठीक है। इसी पीरियड के अंदर हमें बेसिकली बहुत सारे ऑथर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक मेकंदर करके ऑथर थे, इन्होंने भी शिव जी के ऊपर कमेंट्री लिखी थी सर, गई ऊपर। तो इस तरह से देयर इज ह्यूज ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम संस्कृत टू तमिल, बिकॉज़ विजयनगर वाज अ एरिया दैट कनेक्टेड द रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, है ना। ट्रांजिशन जोन में आपको मिलता है इसके लिए सर। तो इस तरह से अल्सनी पेदन्ना हो गए, कन्नड़ लिटरेचर में मधुरा हो गए, जिन्होंने जैनिज्म में किताब लिखी है। इसी पीरियड में फिर लेटर पीरियड में मलयालम भी आया सर, ठीक है। इसमें ऐड करना है तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। मलयालम के अंदर भी हमें ये पता चलता है कि कालिदास की कहानियां और कालिदास की पोएट्री और पुराण की कहानियां का भी ट्रांसलेशन हुआ। So you will find कि good number of books were being translated in all the parts. Okay. So under the religious theme or under the literary traditions of Vijayanagar, we can write down this part कि there is two kind of theme that is being seen. One is the latest work, है ना, innovations in the literary trends in genre, and the second one is the translation work. The translation was carried out from Sanskrit to all the regional languages like Telugu, Kannada, the Tamil, and also the Malayalam. Why? क्योंकि we will find कि Vijayanagar was a conduit zone encompassing the north-south connectivity and also encompassing the people belonging to different linguistic groupings, है ना। तो when the king start giving patronage, तो ये चार रीजन के जो स्कॉलर्स थे वो तो आएंगे, और नॉर्थ से स्कॉलर तो आए ही, क्योंकि उनको तो पॉलिटिकल और सोशल कंपल्शन भी था, क्योंकि ऊपर पैट्रोनेज भी नहीं मिल रहा है और सटासटी भी हो रही थी, है ना, नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर। तो लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से मिलता है सर, कैरिंग ऑन, ओके। तो संस्कृत की ओरिजिनल वर्क्स कम है, संस्कृत के ओरिजिनल वर्क्स कम है, पर एक्जिस्टिंग वर्क्स का ट्रांसलेशन हो रहा है ना सर, गेटिंग ऑन, ओके। संस्कृत के अंदर मैंने आपको बताया था कि मीडिवल एरा में आप देखिए कि ज्यादातर किताबों का ट्रांसलेशन हुआ इस पीरियड। अभी भी मैं आपको यही तो पढ़ा रहा हूँ सर। हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे मलयालम लिटरेचर के अंदर मेघदूतम को ट्रांसलेट किया गया, पुराण की स्टोरी को ट्रांसलेट किया गया, रामायण का ट्रांसलेशन हुआ सर, ठीक है ना। भगवत गीता का ट्रांसलेशन लेटर पीरियड के अंदर आपको मिलता है सर, ठीक है। चाहे होगा क्योंकि जैसे ट्रांसलेशन सर, ओके। सो न्यू वर्क्स इन संस्कृत वर लिमिटेड इन मीडिवल एरा सर, बिकॉज ऑफ वी विल सी सर्टेन रीजंस एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस सर, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो तमिल भाषा के अंदर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है विलिपुत्रम, मतलब याद नहीं रहेगी सर मेरे को भी, पर तीन याद रहती है। उसमें पूरी महाभारत को वर्सेस में कंडेंस करके लिखने की कोशिश की। तो संस्कृत आपको अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट तो होती हुई दिखेगी ही सर। तो कुछ कुछ इनोवेटिव वर्क्स बनाओ तो रीजनल लैंग्वेजेस में बना, है ना, तमिल में बना, तेलुगु में बना, बाकी सारी भाषाओं में बना, ठीक है। बट साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो फाइंड कि देयर वर ट्रेडिशंस दैट वर ट्रांसलेटेड, ये ट्रेडिशंस ट्रांसलेशन होके रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर गए, इसके लिए तो सिंथेसिस हुआ ना सर। अब ट्रांसलेशन होगा, थोड़े बहुत विचार भी ऐड होंगे, समझे। तो इस तरह से देयर इज वैरायटी ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द भक्ति ट्रेडिशंस, म्यूजिक, डांस, ग्रामर, एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग अमुक्तमाल्यदा। अमुक्तमाल्यदा वाज इनोवेटिव वर्क ना, इट वाज नेवर रिटन इन द संस्कृत। अमुक्तमाल्यदा इज एन एग्जांपल ऑफ इनोवेशन, है ना। वो कोई संस्कृत से ट्रांसलेशन थोड़ी की गई। धर्मनाथ पुराण क्या बेसिकली ट्रांसलेशन थी? नहीं, धर्मनाथ पुराण वाज रिटन तेलुगु, जैन बुक रिटन तेलुगु सर। धर्मनाथ पुराण is a book on Gomteshwara, na, sir. Madurai Vijayam, the political, basically kind of Bharat that talks about the conquest of Madurai by the Vijayanagara rulers. Okay.
तो ऐसी तो कहानी थी नहीं सर, समझे। तो साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से विजयनगर में दो हुआ ना, एक इनोवेशन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। संस्कृत में ज्यादातर किताबें ट्रांसलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस की, और ये बेसिकली एक फैक्टर है जो दर्शा रहा है कि संस्कृत लिटरेचर का जो डिक्लाइन वाला पोर्शन हमने डिस्कस किया था वीडियो वगैरह में, उसको सब्जेक्ट मतलब उसको जस्टिफाई करता है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि हार्डली 1 और 2 टेक्स्ट है ना जो एकदम ओरिजिनल थी सर, जैसे ये जम्बूती कल्याण है या उषा परिणयम है, कृष्ण ने खुद लिखी थी सर, ओके। हाँ, बाकी अष्टदिग्गज सबके सब तेलुगु भाषा में ज्यादा थे। आप देखोगे तेनालीरामा ने संस्कृत के अंदर शायद तक कोई भी किताब नहीं लिखी, मतलब जहाँ तक मेरे को याद है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ संस्कृत लिटरेचर रिटन मेनली बाय द अष्टदिग्गज एज वेल, ओके। तो दिस इज आल्सो हाइलाइटिंग द फैक्ट ना कि भाई इनके यहाँ जो ट्रेडिशंस है उसमें रीजनल लैंग्वेज का बहुत डेवलपमेंट हुआ, समझे। तो पिक्चर इज क्लियर, अब इसमें से क्या-क्या चीजें याद रखेंगे, है ना। तो वी विल फाइंड कि इनकी कोर लैंग्वेज तेलुगु थी, तेलुगु भाषा, समझे। ज्यादातर लोग हैं क्योंकि वो कृष्णदेवराय खुद हमको मालूम है तेलुगु में लिखते हैं, उसका मतलब क्या हुआ। गेटिंग। आपका मुख्य राजा तेलुगु में किताब लिखता है, हमको मालूम है जो आगे की राजाओं के लिए प्रिस्क्रिप्शन है कि ऐसा शासन करना है, ब्राह्मणों को यूज करना है, फोर्स यहाँ बनाने, अंडा देवी का चक्कर मतलब घोड़ा देवी का चक्कर है डाल के हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं गेटिंग। अच्छा, इसमें रिलीजियस थीम में एक चीज लिख सकते हैं कि इन्होंने ज्यादातर इंडिजिनस लिटरेचर को ज्यादा बढ़ावा दिया। जैसे आप देखोगे ऊपर दक्खनी था, पर दक्खनी का प्रभाव विजयनगर के साहित्य में नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आपको? सो देयर इज लेसर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस। इनफैक्ट कार्नाटिक म्यूजिक के अंदर भी आपको हिंदुस्तानी प्रभाव नहीं मिलता है ना। पुरंदर दास की एक कंट्रीब्यूशन आपको ये भी देखने को मिलेगी सर, ठीक। सो देयर इज अ स्टोरी ऑफ केडिया राइटिंग अमुक्तम माल्यदा इन इनिशियल फेज इन संस्कृत। अब वो बेसिकली घोड़ा देवी वाला ही पार्ट है ना, समझे। कि भाई मूलतः से जो इनिशियल जो पार्ट है उसके साथ जुड़ी हुई है ना। तो संस्कृत तेलुगु पर मूल तो कहने की मतलब ये है कि भाई तेलुगु का भाषा का प्रभाव ज्यादा है ना, इंडिजिनस लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये सब के सब भी हमको यहाँ से ही मिलेंगे, है ना। तो दिस वाज द लिटरेचर विद रिस्पेक्ट टू विजयनगर, और उसमें अमुक्तम माल्यदा के बारे में हमने आपको डिस्कस किया। अब यहाँ से सबसे लास्ट पार्ट में चले जाते हैं, वो है वी विल फाइंड की द स्टोरी ऑफ द रिलीजियस एंड द आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर सर। उसके ऊपर भी अलग से सवाल है, मेरे को लगा आज मैं रीजनल लिटरेचर सब पूरा खत्म करके चला दूंगा सर। क्या चलाएंगे सर, क्वेश्चन अभी तो आर्किटेक्चर ही खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर से क्या हुआ, आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर ये आया, है ना, समझे। अच्छा, इसमें ऐसे सवाल में क्या लिखोगे। चलो, कृष्णदेव राय वाज नॉट एन ही वाज अ ग्रेट पर्सन लर्निंग लिटरेचर, डिस्कस, ओके। तो कृष्णदेव राय आप लिखोगे, कृष्णदेव राय रूल फ्रॉम द 16th सेंचुरी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 16th सेंचुरी, सेकंड क्वार्टर ऑफ 16th सेंचुरी, 1509 1520 विजयनगर एम्पायर। हिज पैट्रोनेज कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द स्कॉलर्स लाइक अष्टदिग्गज एंड ही हिमसेल्फ वाज इंटरेस्टेड सर, ओके ना। फिर आपने अमुक्तम माल्यदा लिखा, जम्बूती कल्याण लिखा, उषा परिणयम लिखने की कोशिश की, तेलुगु एंड संस्कृत लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी। उसके बाद अष्टदिग्गज के बारे में बताया, अष्टदिग्गज के पॉइंट ऑफ से आपने ये भी बताया कि इसमें तेनालीरामा थे, इसमें पांडुरंग महात्म जैसी किताबें लिखी गई है, पिंगाली सुराना करके ऑथर हुआ करते थे। फिर मैंने आपको बताया अभी अलसनी पेदन्ना थे, 3-4 इनका नाम लिख दिया। और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपने लिखा कि भाई इसके कारण बेसिकली ग्रोथ हुआ संस्कृत लिटरेचर का, तेलुगु लिटरेचर का, कन्नड़ लिटरेचर का, इंडिजिनस ग्रोथ भी हुआ और ट्रांसलेशन वर्क भी होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा कि भाई दिस एक्चुअली लेड टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सिंथेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड व्हेन the development in North India was going through cultural changes, okay, समझे। Krishnadev Rai's contribution led to the growth of indigenous culture, regional languages and also the safeguarding of the South Indian languages as well, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर दोगे कि भाई पैट्रन के रूप में वो खुद तो स्कॉलर थे ही सर, इनफैक्ट ही हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड डांस एज वेल, ओके। तो हम लोग जब कहते हैं ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, तो बेसिकली हमें उसके अंदर थोड़ी संगीत वाला पोर्शन भी लिख देना है कि इनके कोर्ट के अंदर म्यूजिक की बुक्स भी कंपोज की गई थी सर, ओके। तो इट्स क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, पर डायमेंशन हमें थोड़े बताने चाहिए, ऑथर्स के नाम पता होने चाहिए, और फिर भविष्य के राजाओं के लिए इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि ये चीज करने से ही हमें लेगेसी के रूप में चलाना है। कंक्लूजन में हम ये भी लिख सकते हैं कि इनके ये कार्य के कारण जो दक्षिण भारतीय भाषा है और दक्षिण भारतीय खास करके जो इंडियन कल्चर है, साउथ इंडियन कल्चर जो है, उसको एक इंपेटस मिलता है, ग्रोथ मिलता है पूरे भारत के अंदर, जहाँ एक बहुत बड़ी कल्चरल वैक्यूम थी सर, समझे। अमुक्तम माल्यदा को थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो, बेसिकली अमुक्तम माल्यदा की कंट्रीब्यूशन भक्ति ट्रेडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा बहुत घोड़ा देवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। इनफैक्ट अमुक्तम माल्यदा के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग। आई ट्राई टू टेक 1 आवर सेशन, उसके ऊपर मैंने बीच में स्लाइड्स बनाई थी, कुछ मसाला बनाया था उसका, तो 1 घंटे का एक सेशन ले लूंगा मैं बीच में, अभी कोल्ड वॉर चल रहा है, अभी स्पेशल क्लास करेंगे अपन, आज नहीं कर रहे, आज कुछ मेरे को अभी डॉक्टर के पास जाना था अभी 10:30 11 बजे, बट मोस्ट ऑफ कल परसों फिर सब लोग कोल्ड वॉर खत्म करके फिर इसको बनाएंगे, ओके। बट विल डू वीकली एक दो सेशन हम लोग करते रहेंगे सर, ओके। ये इसका छोटा वीडियो बना दूंगा सर, ओके। कुछ विल डू समथिंग पैरेलली सो दैट क्या पीछे छोटे टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाए। तो यहाँ जो पढ़ाने का मजा है वैसा मजा क्या कह सकते हैं कि कहीं नहीं है। अंडरस्टूड सर, ओके। गेटिंग, यहाँ मतलब इंटरेक्शन जो है वो बोर्ड बोर्ड के ऊपर नहीं आता है, स्पेशल क्लास में आ जाता है। स्पेशल क्लास में क्या है कि थोड़ी वो है सर, खैर चलिए। अब वापस आते हैं, थोड़ी रिलीजन और आर्किटेक्चर के ऊपर चले जाते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर एंड रिलीजन प्रैक्टिसेस सर, देखो धर्म का विकास होगा तो स्थापत्य का विकास होगा, समझे समझे। रीजन में बेसिकली वैष्णविज्म और शैविज्म ये दोनों के दोनों स्टेट रिलीजन के रूप में थे सर, ओके। और इसको जब पैटर्न दिया गया तो उसी के कारण वी विल कम टू नो कि ये जो आर्किटेक्चर बेसिस है उसका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये आर्किटेक्चर के अंतर्गत एक तो स्कल्पचर हमें देखने को मिल जाता है ना। वी विल आल्सो फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेंपल्स भी हमको यहाँ से मिलेंगे, और इसके कारण इनकी रिलीजियस लाइफ एक अलग तरह से निकल के आई, जिसे हम लोग कहते हैं सोशियो रिलीजियस या सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ विजयनगर पीरियड, क्योंकि फिर सेलिब्रेशन हुए हैं, समझे। मेला आया, है ना, त्योहार सेलिब्रेशन होने की शुरुआत हुई। दशहरा आप देखिए, दशहरा सेलिब्रेशन हमने बताया कि मैसूर का जो दशहरा बड़ा फेमस है ना, वडियारों ने उसको लेगेसी के रूप में कंटिन्यू किया। और वडियार बेसिकली सीखे किससे थे, वडियार सर एक्चुअली लर्न फ्रॉम विजयनगर ओनली सर, क्योंकि उनके ऊपर की जो राजा वडियार वहां से निकले 1612 में। फिर वडियारों ने बेसिकली मैसूर पैलेस बनाया टीपू सुल्तान, और टीपू के टाइम पे भी सेलिब्रेशन चले, है ना। तो वी विल फाइंड कि दिस कंटिन्यू टू एक्जिस्ट लेटर स्टोरीज एज़ वेल। तो हमें हमेशा इसके साथ ये देखना है कि धर्म एज एन इंस्टीट्यूशन सर, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशंस की खासियत रही है कि वी सेलिब्रेट, हमें मौका चाहिए सेलिब्रेशन, समझे। जो सेलिब्रेशन हो गया, चलो 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 अभी दिवाली है, दशहरा आप देखिए, होली मतलब होली नहीं, ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलोगे तो अप्रैल में मतलब सितंबर महीने से, अगस्त सितंबर महीने से सर, ठीक है। संवत्सरी जब से बैठती है, संवत्सरी मतलब काइंड ऑफ गणेश चतुर्थी के आगे पीछे, तब से लेके अप्रैल तक मतलब होली तक आप देखोगे कंटिन्यूअसली त्योहार आएंगे। फिर अप्रैल से लेके 3-4 महीना जो है उसमें त्योहार आपको कम मिलेंगे कंपैरेटिवली, आप साइकिल देखोगे ना सर, फेस्टिवल्स की साइकिल। तो और सबकी सीक्वेंस है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक, के बाद एक, ठीक है ना। सो आवर सिविलाइजेशन इज वन सिविलाइजेशन दैट वी सेलिब्रेट, छोटी-छोटी बात हम लोग सेलिब्रेट, चलो आज सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसके लिए स्वीट्स भी आपको देखने को मिलती है इतनी सारी बनके, क्योंकि वो है ना कि चलो कुछ मुंह मीठा तो करना पड़ेगा सर, ना त्योहार है तो सर, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड कि विजयनगर के अंदर भी यही चीज आपको मिलेगी, समझे, कि रिलीजियस पैट्रोनेज, रिलीजियस टॉलरेंस था, वैष्णविज्म शैविज्म तो था ही, इन्फॉर्मिंग वी विल कम टू नो कि बाकी सारे प्लेसेस के ऊपर भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसके कारण विजयनगर ने फिर स्थापत्य बनाया सर। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि भाई इनके स्थापत्य के पीछे जो धार्मिक दर्शन है उसका बहुत बड़ा योगदान है, समझ में आया आपको। तो शुरू करते हैं आर्किटेक्चर पे काम करते, छोटा ब्रेक लेते हैं, एक 4 मिनट वाला, एंड देन वी कैन कंक्लूड द आर्किटेक्चर। बेसिकली द्रविड़ आर्किटेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है ना। बट
द्रविड़ आर्किटेक्चर विद लोकल इन्फ्लुएंस, रीजनल इन्फ्लुएंस, है ना, समझे? इसके लिए वो विजयनगर को थोड़ा अलग कहता है, बाकी इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द्रविड़ आर्किटेक्चर ओनली सर। एसएसटी, एसएसटी लिखना पड़ेगा, और आईएसटी, आईएसटी में अपना 1-2 मिनट वाला, शुभम वाला 5 से 7 मिनट वाला। शुभम का प्लैनेट जो है वो थोड़ा जल्दी घूमता है ना, समझे? तो उनका प्लैनेट जल्दी घूमता है तो फिर हमको उस तरह से फिर न्याय भी देना पड़ेगा उनको। आंसर राइटिंग वाले कितने लोगों ने आंसर दिया, समझे? हाउ मेनी ऑफ यू अपीयर्ड इन आंसर राइटिंग सर? आई गेट द स्टैटिस्टिक, हाँ मेरे को मिल जाएगी सर, ओके। एक दिन दो मेरे को, आई गेट ऑल द डिटेल्स एंड डेटा। अच्छा देखो, आंसर राइटिंग की मैं आपको मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। 7 दिन तक आपकी ये लिंक खुली रहेगी। अब आज जैसे 6 तारीख को आंसर खुला है, आपका क्वेश्चन खुला है, तो 6 तारीख को अगर क्वेश्चन खुला होगा तो उसके बाद 7 डेज तक ये लिंक ओपन रहेगी। फिर आप अगले महीने आओगे और कहोगे कि सर मेरे को आंसर लिखना है, तो मैं नहीं करके दूंगा, समझे नहीं समझे? है ना, वो प्लेटफॉर्म की एक सिस्टम है सर, समझ में? गेट नो पड़ो। तो फिर वो मतलब है ना, आप बोलोगे कि अरे सर मैं तो अगले महीने दूंगा, तो फिर वो तुम्हारा प्रॉब्लम सर। 6-7 डेज द लिंक विल बी ओपन, यू हैव टू राइट द आंसर, अपलोड इट आउट सर, समझ में आ गया? अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, ओके? गेटिंग नो, सिंपल है ना, 15 मिनट दिया था आपको, यू हैव 15 मिनट्स, गेटिंग नो, ओके? सो यू हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में लिखो। अपलोड का टाइम आपको ज़्यादा दिया गया है सर, पर आपको खुद को वो टाइम क्या कह सकते हैं कि खुद फॉलो करना है सर। यू आर सपोज टू सेल्फ डिसिप्लिन है ना सर, ओके? कुछ चीज़ें तो ओके, तो नहीं किसी बच्चे मतलब वो सबको ऐसा था कि भाई इसकी एक्चुअली मैं लिंक क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 कारण हैं सर, ओके? क्योंकि आप ऑप्शनल के बच्चे हो, समझे नहीं समझे? बहुत बच्चे जीएस के आएंगे फिर आंसर लिखने के लिए, और फिर खाली मोटा लोड बढ़ जाएगा, समझे? है ना? एक बच्चे ने कहा बोले सर वो ग्रुप में डाल दो, मैंने बोला भाई वहाँ फिर आई वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जनरल स्टडी स्टूडेंट एंड द ऑप्शनल स्टूडेंट, ओके? तो इसके लिए यू कीप इट फॉर द, क्योंकि ऑप्शनल के लिए है ना लेगेसी। अब जीएस के बच्चों ने बहुत लोगों ने कॉमर्स सब्सक्रिप्शन लिया, उनका ऑप्शनल अलग होता है, फिर वो यहाँ लिखने आ जाएंगे, बोले हम यहाँ लिखते हैं। अरे भाई तुम तुम्हारा करो ना सर, ठीक है? मेरे को किसी ने कहा कि सर टेलीविजन पे डाल दो सर, मैं डाल तो दूंगा, फिर हमारा लोड बढ़ जाएगा सर, करेंगे हम, समझे? तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो बिकॉज़ वी आर डूइंग फॉर द ऑप्शनल पॉइंट ना सर, ओके? ऑप्शनल में ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, ऑप्शनल में जरूरी है, समझे? हाँ मेरे पास आएगी ना लिंक, कौन पूछ रहा है कि सर चेक करोगे? हाँ तो क्या उठा के, है ना, मैं ही चेक करूंगा और कौन चेक करेगा? हाँ, समझे? सो वी हैव गॉट 2 मेथोडोलॉजीज, ओके? वन इज बाय द टीम फॉलोड बाय मी, समझे नहीं? हाँ, तो पीछे तो एक टीम है और उसके बाद फिर मैं हूँ, तो मैं रैंडम असेसमेंट करता हूँ। तो मेरे पास लिंक है, मैं लिंक खोल दूंगा, मैं देखूंगा कि क्या कचरा किया, समझे? फिर उसका अच्छा खासा कॉपी डाउनलोड करके फिर एक आध दिन तुम्हारा स्पेशल क्लास लूंगा और फिर पोल कॉल करूंगा सर, समझे? समझ में आया? तो यू हैव ड्यूअल असेसमेंट, ओके? वन इज बाय द टीम एंड सेकंडली बाय मी। माइन असेसमेंट विल बी रैंडम असेसमेंट आउट ऑफ 50 पेपर्स और 50 आंसर्स बीइंग रिटन, आई रैंडमली चूज 5 10 एवरी क्वेश्चन में से, समझ? ठीक है? तो मैं सब मैं 50 के 50 नहीं कर पाऊंगा, हाँ, पर मैं देख लूंगा इस बार 10 लोगों के देखे पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बाकी 10 का देखूंगा, तीसरा क्वेश्चन बाकी 10 का देखूंगा, अंडरस्टूड? द पेडागोगी सच दैट कि इफ यू हैव 50 स्टूडेंट्स हैव रिटन द आंसर, हो सकता है कि मैं 50 के 50 का आंसर ना देख पाऊं, पर पहले 10 लोगों का देख लिया, एक क्वेश्चन पहले 10 लोगों का देखा, तो दूसरा क्वेश्चन बाकी के 10 लोगों का देखूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को नाम तो याद होता है मैंने किसके देखे। तो अगर मैंने पहले 10 लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, कल वाला क्वेश्चन 10 लोगों का देखा, सेकंड क्वेश्चन में बाकी लोगों को, फिर उनको रिपीट नहीं करूंगा, है ना? हो सके उतना रिपीट नहीं करूं, फिर लिखने वाले 10 होंगे तो सबका टेस्ट होगा, मैं देखता हूं कितने लोग लिखते हैं। एंड दिस इनिशिएटिव इज आई वुड से बेस्ड ऑन योर पार्टिसिपेशन एज वेल, समझे? आपकी पार्टिसिपेशन भी इसमें मैटर करेगी। मतलब ये है कि आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतनी हम कंटिन्यू करेंगे। आपकी विकेट डाउन गई तो हम लोग को तो हरा ही देखने को मिला, हाँ, चलो एक झंझट कम हुई हमारे जीवन से, समझे? आपकी पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है ना? आरंभ में शुदा ना करना, मतलब है ना कि ये वो मौज कर रहा है, लिख रहा है, वैसा नहीं सर, ठीक है? बी सिंसियर अबाउट इट, ओके? प्रैक्टिस रिवीजन दोनों हो जाएगा, दोनों में फायदा होगा आपको। ये क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ कि बहुत लोग लग रहा है बोले चलेगा सर, है ना, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी चलता है सर, एक हफ्ते के अंदर ही आप बोल रहे हो, तो भाई ये तो दोनों एक हफ्ता तो बहुत हो जाएगा सर, ठीक है? गरीब समझ में आया कि नहीं आपको सर? चलिए सर, ओके? तो कहानी क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द विजयनगर आर्किटेक्चर बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, ओके? एंड वी विल फाइंड कि विजयनगर आर्किटेक्चर की जो प्रोमिनेंस है, ये प्रोमिनेंस निकल के आई विद द कंटिन्यूटी ऑफ द द्रविड़ स्टाइल सर, ओके? बट हुआ क्या कि बिकॉज़ रिलीजियस डेवलपमेंट विजयनगर के अंदर आपको बहुत सारे बिजनेस के रूप में निकल के आएंगे, तो उसमें ही टेम्पल्स बनेंगे सर। तो विजयनगर में ना एक्चुअली 2 स्टाइल बनी, तो विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और दूसरी नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है? नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इज अ सब स्कूल ऑफ विजयनगर, उसी से कंटिन्यू हुई थी, क्योंकि द नायक्स और द गवर्नर्स ऑफ विजयनगर, सो व्हेन द विजयनगर फेल डाउन तो दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन डायनेस्टीज, उसके बाद ये भी बनाएंगे सर, ठीक है? इनके पीरियड के अंदर बिकॉज़ शैविज्म वैष्णविज्म दोनों का ग्रोथ हुआ, तो उसके रिलेटेड आपको मॉन्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग वी विल फाइंड कि जो मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन या जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनके लिए भी मॉस्क बिल्डिंग आपको मिलेगा। इनफैक्ट देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ Islamic architecture little bit, not much, okay, in the Vijayanagar parts, okay?
मतलब विजयनगर में लिटरेचर के अंदर हमें ऐसा नहीं मिला कि बेसिकली जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है वो है या दक्खन इन्फ्लुएंस है वो, बट इन द आर्किटेक्चर डेफिनेटली विल कम टू नो कि देयर इज एन एविडेंसेस ऑफ द इस्लामिक आर्ट बीइंग एक्सटेंडेड कैरिंग ऑन। ओके, तो हुआ क्या कि विजयनगर की स्टाइल डेवलप हुई। ये विजयनगर स्टाइल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकल के आता है। इट्स अ कंटिन्यूटी ऑफ द्रविड़ स्टाइल, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ चोला, होयसाल, पंड्या, चालुक्य एंड अदर स्टाइल्स, है ना समझे? क्यों? क्योंकि बेसिकली जो सिंथेसिस था ना कल्चर के रूप में, मैंने बताया हाउ विजयनगर बिकेम द कल्चर कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया। तो कल्चर कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया आल्सो इंक्लूड्स द आर्किटेक्चर पार्ट, है ना? समझे नहीं समझे? और साउथ की जितनी भी डायनेस्टीज थी उसकी लेगेसीज के अंदर थी, क्योंकि इट एनकम्पास द एरिया ऑफ द चोलास, इट एनकम्पास द एरियाज ऑफ द चालुक्यस दैट यूज्ड टू बिल्ड, है ना, पल्लवास ऑफ द एंशिएंट पीरियड एज़ वेल। तो इन सब से इन्होंने यूज़ किया था कि नहीं किया था? तो उनका जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल था वो तो बनाया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने उसके अंदर से अपना खुद की इंडिजिनस स्टाइल डेवलप की। इसको कहते हैं प्रोविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, समझे नहीं समझे? द्रविड़ के अंदर से ही वी विल कम टू नो कि इन्होंने प्रोविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया सर, है ना समझे? थोड़ा आंसर राइटिंग प्रोसेस बता दीजिए, नो आइडिया। क्या आंसर राइटिंग? पेन उठाओ, पेन उठा के डिस्कस करो सर। एक पहले काम करो, इस हफ्ते लिखो 5 क्वेश्चन, समझे? आज हुआ ट्यूसडे हुआ ना, कल गुरु, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार को आई टेक अ सेशन। ओके, 5 दिन के आपके रैंडम 5-7 लोगों के क्वेश्चन उठा के आई डू स्पेशल क्लास, है ना समझे? समझे? तब उसमें फिर लाइव फीडबैक दूंगा, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स भी आएंगे ना, डिस्कस आएगा, डिलीनिएट आएगा, हाइलाइट आएगा, है ना? जितने कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन होंगे सब कराएंगे आपको, समझे? खैर, तो वी विल सी कि इट इज कॉल्ड प्रोविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, करेंगे ओके। तो मैं देखो हैंड्स ऑन करने में मानता हूँ, रेदर देन हम हवाबाजी करें कि ये कर दो वो कर दो, ओके। प्रोविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ द्रविड़ ओनली सर, हम समझे नहीं समझे? बट देन वी विल फाइंड कि इन्होंने उसके अंदर से एक नई डिजाइन को इवॉल्व किया। दो चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की। एक तो साउथ इंडिया में जैसे होयसाल थे तो उन्होंने बड़े सॉफ्ट स्टोन का यूज किया था। सॉफ्ट स्टोन क्यों था? क्योंकि वी विल फाइंड कि ये लोग चाहते थे कि वो शिस्ट टाइप ऑफ स्टोन का यूज करके वी विल फाइंड कि उपयोग करेंगे और स्कल्पचर जैसे बनाएंगे। उन्होंने बंद कर दिया, बोले एकदम फौलादी बनाने का, ठीक है ना समझे? हम लोग हार्ड स्टोन का यूज करेंगे सर, करेंगे ओके। सो दे स्टार्टेड यूजिंग द हार्ड स्टोन। सेकंडली वी विल सी कि बिकॉज़ इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स, तो एक लेगेसी उन्होंने पुरानी कंटिन्यू रखी और खुद की भी आर्किटेक्चर की स्टाइल डेवलप करी। अब जैसे स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स बनाए गए फॉर स्पेसिफिक ट्रेडिशंस, ओके। जैसे इनके रिलीजियस ट्रेडिशंस हुआ करते थे। ये रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर वी विल फाइंड कि शिव जी को भी मानते थे, विष्णु जी को भी मानते थे। शिव जी के ट्रेडिशंस के अंदर हमें विरूपाक्ष मंदिर मिला। ये फैमिली डीटी थी इनकी, विरूपाक्ष है ना 15th सेंचुरी में। एंड वी विल फाइंड कि इनके रथ मंदिर बनाए गए सर, ओके। और रथ टेम्पल्स अगर आपको याद होंगे तो पुराने पीरियड के अंदर पल्लवास उनके समय पे बहुत बने, फिर बीच में गायब हो गए। होयसाल में आपको रथ मंदिर नहीं मिलता है, बट वंस अगेन देयर इज अ रिवाइवल ऑफ रथ टेम्पल, राइट और रॉन्ग, ठीक है। सो दैट शोस कि साउथ इंडियन ट्रेडिशंस का फिर से रिवाइवल हुआ। चालुक्यस पल्लवस के समय पे बने थे, करेंगे ओके, मामला पूरा उसमें। वैसे ही इन्होंने वैष्णविज्म के अंदर भी चीजों को अलग तरह से बनाने की कोशिश की। तो व्हाट दिस डिड इज दैट कि इन्होंने स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे एक कहा कल्याण मंडपम। अब कल्याण मंडपम वाज नेवर वी कैन सी इन द अर्ली पार्ट ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, जो बाकी सारी जगह पे था। देखो मंडप इज द असेंबली हॉल ऑफ टेंपल। कल्याण मंडप वाज अ स्पेसिफिक असेंबली हॉल वेयर द मैरेजेस यूज्ड टू बी कंडक्टेड। अब मैरेजेस में पहले कॉमन मैन के बेसिकली मैरेजेस नहीं होते थे वहां पे, बट रिलीजियस मैरेजेस जो ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को कंडक्ट करते थे सब, ठीक है। तो जैसे वी विल सी दैट आपको राम सीता की ट्रेडिशन के अंदर आपको मैरिज करवाने हैं, तो बिकॉज़ दे यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड रामा, तो इन्होंने कल्याण मंडपम के अंदर राम एंड सीता मैया की मैरिजेस को सेलिब्रेट किया एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस, समझे कि नहीं? तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये कल्याण मंडप एक ऐसे मंडप के रूप में निकल के आए जो बहुत सारे मैट्रिमोनियल ट्रेडिशंस लेगेसी के रूप में जो परंपरा थी उसको सेलिब्रेट, इसके कारण कल्चर चलता रहा, है ना समझे? इन्होंने इसी तरह के ऊपर एक मंदिर के अंदर एक श्राइन बनाया जिसका नाम था अम्मान श्राइन। अम्मान श्राइन में नॉर्मली गॉडेस को अलग रखा जाता था, है ना समझे? हमें नॉर्मली बाकी सारे मंदिरों में क्या देखने को मिलता था कि गॉड और गॉडेस दोनों साथ में है, मतलब है ना, बाजू-बाजू में आपको मूर्तियां मिलती है। हमने साउथ इंडिया के अंदर राष्ट्रकूट पीरियड में देखा, शिव पार्वती की इमेजेस देखी सर, है ना सब जगह के ऊपर। यहाँ अलग होंगे, यहाँ देवी को अलग रखा जाएगा, है ना, उनका श्राइन ही अलग होगा, है ना, उनका गर्भगृह ही अलग होगा। और फिर साल में एनुअल जब ये ट्रेडिशन या कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उनको सेलिब्रेट करते हुए कल्याण मंडप में ही खड़ा किया जाएगा। तो दिस इज वेरी न्यू सर। तो कुछ परंपराएं लेगेसी के रूप में पहले से चल रही थी, कुछ-कुछ चीजें इन्होंने अपने यहाँ इनहेरिट की, इंडिजिनस वे के अंदर डेवलप की सर, ठीक है। एंड इस तरह से इन्होंने आर्किटेक्चर को पुश किया सर, ओके। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इन्होंने आज के कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर टेंपल्स बनाए हैं। सो दे हैव क्रिएटेड टेंपल्स इन द 3 स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री, वन इज इन द आंध्र रीजन सर, ओके। तो आप बेंगलुरु से जाओगे तो बेंगलुरु से एक्चुअली कर्नाटका से आंध्र प्रदेश बहुत नजदीक है ना, बैंगलोर नेशनल हाईवे जो एयरपोर्ट से आगे जाओगे 150 किलोमीटर तो आंध्र बॉर्डर आ जाती है। और बैंगलोर इज एक्चुअली लोकेटेड टुवर्ड्स द आंध्र, यू नो दैट सर। पहले मैं छोटा था मेरे को डिफरेंशिएट मेरे को बैंगलोर साइड में, फिर जैसे एक दो दफा गया, अच्छा ये तो यहाँ पे है सर, यहाँ से तो वहाँ से एक मंदिर आता है हिंदुपुर का लेपाक्षी टेंपल। Lepachi temple was built in the Vijayanagar period, है ना? Interesting story is it's modern day located in Andhra Pradesh, but it is far, it is very near from Bangalore, मतलब 3-4 घंटे की ड्राइव चले जाते हैं। समझे हिंदुपुर करके एक जगह है, तो बीच में मैं गया था, मतलब आई वाज सपोज्ड टू गो देयर सर, बट फिर नहीं जा पाया। तो कोई जा रहा था, बैंगलोर ऑफिस के काम से गया था, तो समवन कॉल्ड मी, तो मेरा पहचान था वहाँ। बोले भाई तू बैंगलोर आया तो चल, मैंने बोला भाई मैं तो काम से आया हूँ, तो रुक जा एक दिन, मैंने बोला मेरे को वापस जाना है सर। तो इस तरह से इनके द्वारा हम्पी में मॉन्यूमेंट्स बने। हम्पी विजयनगर प्रॉपर है सर, इनके द्वारा चिदम्बरम और कांचीपुरम में टेंपल्स बने जो तमिलनाडु के अंदर है सर, ठीक है ना? इनके द्वारा ही विल कम टू नो कि जो फर्दर डेवलपमेंट मिले आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, उसमें लेपाक्षी टेंपल बहुत ही फेमस है सर, ठीक है ना? जो भी विजयनगर की खासियत थी। इसमें शिव पार्वती के टेंपल मिलेंगे, इसमें विष्णु जी के टेंपल भी मिल जाएंगे। इनके टेंपल्स की खासियत ये थी कि इन्होंने घोड़े के मोटिव का भी यूज किया था, हॉर्स मोटिव। तो बहुत सारे इनके टेंपल आर्किटेक्चर में आपको यति स्तंभ या यली स्तंभ देखने को मिलेंगे। यली ना, इट इज कॉल्ड यति, नॉट यली। यति इज अ मिथिकल कैरेक्टर, हॉर्स लाइक कैरेक्टर है, सी हॉर्स होता है ना वैसा। और वो पिलर के ऊपर उसकी मूर्तियां बनाई गई है, और वो पिलर भी कैसे म्यूजिकल पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इफ यू गो टू विजयनगर यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंगली द म्यूजिकल पिलर्स ओवर हियर। दिस म्यूजिकल पिलर्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द टेरा, क्योंकि यली स्तंभ है ना, मेरे को यति स्तंभ नहीं, यली स्तंभ ही है। तो बेसिकली इसमें ये जो म्यूजिकल पिलर्स की खासियत है कि ये पिलर्स को अगर आप ठोकोगे ना तो अंदर से आवाज आएगी सर, है ना, सारे गामा वाली सर, ओके। सो दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर एंड ये हॉलो स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमें चीजें मिलती है बहुत इंटरेस्टिंगली बेसिस के रूप में सर, ओके। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। इट्स अ फ्यूजन प्लेस, फ्यूजन इंक्लूडेड द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर एंड आल्सो द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, ओके। अब जैसे इन्होंने क्या-क्या चीजें बनाई, तो टेंपल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, इन्होंने मंडप बनाए अलग-अलग प्रकार के, इनके द्वारा ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस भी बनने की शुरुआत होगी सर, ठीक है। सो हम्पी इज वन सच प्लेस जहां हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी
This includes Krishna Temple, Narsi Temple, and Lotus Mahal and Vittal Temple as well. So okay, this will include bazaar and residential areas, and including tanks or water bodies which were used for hydraulic technology. Basically इन्होंने क्या किया था कि जो शहर था बेसिकली नदी किनारे था. Okay, अब यहाँ अगर आप देखोगे तो रिवर गोइंग ऑन. Okay, यहाँ बाजू में उन्होंने टैंक बना दिया. ये टैंक से बेसिकली पानी को लिफ्ट करते थे या पानी को टैंक ऊपर बनाते थे और पानी को नीचे छोड़ते थे ग्रेविटी से, बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशंस. ओके, सो ये टेंपल कॉम्प्लेक्सेस उसके आजू बाजू में ही आपको टाउन के अंदर मिल जाएंगे. ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है. तो दे हार्मोनियसली integrated the town and defense architecture. This was observed by the foreign travelers. When the foreign travelers visited Vijayanagar, so they were very much surprised to see इसका architecture बड़ा खतरनाक है, क्योंकि it encompassed almost 1 lakh of population of that time. So okay, 1 लाख की population आज से 600 साल पहले है ना, 700 साल पहले रह रही है. समझे, जहाँ घर भी है, सब्सिडरी श्राइन भी है, बाजार भी, तो टेंपल टाउन हो गया ना सर पूरा का पूरा. समझ में आया कि नहीं आपको सर? इट्स एन एग्जांपल ऑफ टेंपल टाउन. इनफैक्ट विजयनगर में 2 प्रकार का यूज हुआ मटेरियल भी. स्टोन भी यूज होता है, ब्रिक्स का भी यूज होता है सर. ठीक है, और वी विल सी कि रॉकेट आर्किटेक्चर का भी प्रभाव मिलेगा, और साथों साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल या मिडिवल एरा की खासियत थी वो भी हमको मिलता है. जैसे ये देखो, इट्स एन एग्जांपल ऑफ रॉकेट आर्किटेक्चर है ना, पत्थर को काट के बनाया गया है सर. ठीक है, देन देयर आर मॉन्यूमेंट्स व्हिच आर हैविंग ब्रिक्स एंड स्टोन जॉइंड टुगेदर विद लाइम मोर्टार है ना. तो ये लाइम मोर्टार बेसिकली हमने देखा था कि ज्यादातर शुरू होता है इन द खिलजी पीरियड. तो वी विल फाइंड कि इन द मटेरियल पार्ट एंड द टेक्नोलॉजिकल पार्ट है ना, समझे, इसमें भी हमको देखने को मिला इनोवेशन था, और एग्जिस्टिंग चीजें भी आपको यहाँ से मिल जाएगी. तो स्पेशलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स इनकी खासियत थी आर्किटेक्चर की. ये स्पेशलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत कल्याण मंडप और उत्सव मंडप सबसे प्रोमिनेंट आपको मिलेंगे. अम्मान श्राइन इसके अंदर से प्रोमिनेंट मिलेगा सर. ठीक है, अम्मान श्राइन गॉडेस को रखने के लिए, नॉर्मली देवी को रखने के लिए श्राइन हुआ करता था, बिकॉज दे हैड रिलेशंस एंड दे हैड कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स विद साउथ इंडियन डायनेस्टीज, बहमानी से तक. ओके, सो दे आल्सो बिल्ट, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक आर्किटेक्चर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इन्होंने हम्पी के अंदर हाथी का तबला बनाया, एलिफेंट टेबल. इट हैड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इस्लामिक आर्ट. They had built Queen's Bath of that time, sir. Okay, it also had influence of Islamic art. In fact, they also built secular building like Lotus Mahal. लोग कहते हैं लोटस महल से ही इन्फ्लुएंस होके विल फाइंड कि दिल्ली के अंदर लोटस टेंपल की स्थापना की गई, क्योंकि लोटस टेंपल का जो शेप है वो ओरिजिनली लोटस महल से मोटिवेटेड था. खैर उसका फोटो देखने से लगेगा नहीं कि मोटिवेटेड था कि नहीं था. तो दिस इज द लोटस महल ऑफ द टाइम. अब ये कहां लोटस टेंपल जैसा दिखता है सर. ओके, बट ऐसा कहते हैं कि कुछ समझिए एरियाज जो थे वो बेसिकली से मोटिवेटेड थे. करेंगे ओके, ऊपर से थोड़ी बहुत दिख जाती है सर, समझे, जो शेप है अंदर से या ऊपर से या काइंड ऑफ सर. ओके, तो इस तरह की चीजें हमको यहाँ से मिलेगी. तो चालुक्य होयसाल पांड्या और की स्टाइल है. बीजापुर से भी वी विल कम टू नो कि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था. दूसरी विजयनगर की एक खासियत ये थी कि इन्होंने श्राइन्स तो बनाए, कल्याण मंडप और ऑल दिस थिंग्स. इन्होंने राय गोपुरम्स का बहुत यूज किया है ना. राय गोपुरम्स वर द गेटवेज. ओके, सो इट्स अ सिंथेसिस ऑफ ऑल द आर्किटेक्चर मैंने बताया. तो कुछ चीजें चोला से लिया, कुछ चीजें पांड्या से लिया, होयसाल से लिया. तो ठीक है, कुछ चीजें इंडिजिनस थी, कुछ बीजापुर से लिया. अब गोपुरम है ना, व्हिच वाज कॉल्ड एज द गेटवेज है ना, समझे. इन्होंने कहा कि हम भी बनाएंगे, और हम कैसा बनाएंगे, हम राजा के नाम के गोपुरम बनाएंगे. तो उसको कहा गया है राय गोपुरम्स है ना, कि द राजास हैड मेड दिस गोपुरम्स, एंड इट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द किंग एज वेल. ठीक है, ओके. तो वी विल कम टू नो कि राजा जो है वो राजा के ऊपर डिपेंडेंट करता है सर. ओके, और राजा अगर मजबूत होगा तो राजा बेसिकली अपने हिसाब से चीजों को साइज के हिसाब से बड़ा करेगा सर. ओके, तो विजयनगर की खासियत आपको देखने को मिलती है. ये खासियत के अंदर एक तो स्पेशलाइज्ड मंडप की स्थापना करना, ये स्पेशलाइजेशन के अंदर वी विल सी कि राय गोपुरम का निर्माण कराना, ये स्पेशलाइजेशन के अंदर अम्मान श्राइन का डेवलपमेंट करना, ये स्पेशलाइज के अंदर स्पेशल मंडप मैंने बता दिया, कल्याण मंडप, उत्सव मंडप, देयर डिफरेंट वैरायटी ऑफ मंडप्स होंगे, जो बेसिकली अलग-अलग फेस्टिवल्स के लिए सेलिब्रेट किए जाते थे. इसके अंदर ही यली स्तंभ का उपयोग करना, करेंगे अपन. ओके, तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर. ओके, इसी के अंदर हमें मोर्टार, बंट ब्रिक्स का भी यूज आपको देखने को मिलता है, और साथों के साथों वी विल सी कि ग्रेनाइट स्टोन का भी यूज किया. ग्रेनाइट इज अ वेरी हार्ड स्टोन सर, है ना, समझे. ग्रेनाइट को आप यूज मतलब है ना ऐसे कार्विंग करना बहुत टफ होता है साहब. चोलास ने किया था, चोलास ने ग्रेनाइट यूज किया था, होयसाल ने सॉफ्ट स्टोन यूज किया था, शिस्ट. इसने कहा कि मैं बेसिकली स्कल्पचर तो बनाऊंगा इनके जैसा ही, क्या कह सकते हैं, होयसाल के जैसा, पर उपयोग करूंगा ग्रेनाइट स्टोन. होयसाल बड़े डेकोरेटिव यूज करते थे ना सर. ठीक है, तो अगर आपको सवाल आएगा कि हाईलाइट और हाउ फार डू यू एग्री दैट विजयनगर आर्किटेक्चर वाज अ सिंथेसिस ऑफ ऑल द लेगेसी ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल एरा, आप किस हद तक सहमत हो, तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या-क्या चीजें हम लोग यहाँ से करेंगे अपन. ये ग्रेनाइट स्टोन का उपयोग बेसिकली फिर कार्विंग में कर रहे हैं सर, है ना, स्मार्ट लोग. समझे, ये कार्विंग बेसिकली बहुत टफ था. ये बड़ी-बड़ी कंपाउंड वॉल्स बनाएंगे, राय गोपुरम बनता है तो बेसिकली कंपाउंड वॉल्स भी उसके साथ ही बनेगी सर. इनफैक्ट इनके टाइम पे वर्टिकल डेवलपमेंट भी टेंपल का मिलेगा और हॉरिजॉन्टल भी मिल जाएगा. हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ टेंपल वाज नेसेसरी, और यहाँ से टेंपल टाउन्स का निर्माण हुआ, है ना, समझे. तो इनके द्वारा सैकड़ों टेंपल टाउन्स भी आपको मिल जाएंगे सर. ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ विजयनगर सर. करेंगे अपन. ओके, तो वी विल फाइंड कि विजयनगर ने सब कुछ यूज किया. इनफैक्ट विजयनगर के अंदर आपको चोलास का भी इन्फ्लुएंस है, होयसाल का भी इन्फ्लुएंस है, पल्लव का भी इन्फ्लुएंस है ना. रथ इज एन एग्जांपल ऑफ पल्लव. अब आप जैसे ये देखो, है ना, समझे, ये हम्पी का ही मॉन्यूमेंट है. यू विल सी द गोपुरम्स एंड अलोंग विद द गोपुरम्स वी विल फाइंड कि ये आपका मेन टेंपल है, और ये गोपुरम कितना बड़ा गोपुरम है. करेंगे अपन. दिस इज द मेन टेंपल बाय द वे, दिस इज द गोपुरम, एंड मतलब आप यहाँ देखोगे ये एंट्री गेट है. आप एंट्री करने के बाद मंदिर आपको बीच में देखने को मिलेगा. मंदिर के शिखर से बड़ा तो गोपुरम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. हाँ, अगर आप बृहदेश्वर टेंपल जानते होंगे तो बृहदेश्वर टेंपल भी ऐसा ही है, उसका भी गोपुरम बड़ा है सर. ठीक है, सो यू विल फाइंड द गोपुरम ऑफ द बृहदेश्वर टेंपल इज मोर बिगर देन द टेंपल इटसेल्फ. ये भी गोपुरम को बड़ा करेंगे ना, समझे. राजा का दबदबा है, राजा की स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेंपल ये डिस्कस ना सर. ओके, तो वही चीज आपको लिखनी है. तो इस तरह से विजयनगर इज अ सिंथेसिस. ये सिंथेसिस में इन्होंने सैकड़ों बिल्डिंग्स बनाए हैं, एंड इसमें फिर विरूपाक्ष टेंपल है, इसमें विठला स्वामी टेंपल है, हजार टेंपल है, हजार रामा स्वामी टेंपल है ना. इसमें चिदंबरम के अंदर तमिलनाडु में टेंपल्स आपको मिलेंगे, अभी मैंने आपको बताया सर. ठीक है, ताड़पत्री एंड पार्वती टेंपल्स है ना. एक ब्रह्मनाथ टेंपल है कांची. इनफैक्ट तिरुपति का विकास इसी पीरियड में हुआ, लिखना है. आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी तो आपको मिलेगा ही. तिरुपति टेंपल की फाउंडेशन भी विजयनगर के पीरियड में हुई, है ना, समझे. तो वी विल फाइंड कि गॉड तिरुपति की, समझे. इनकी भी बेसिकली जो टेंपल्स की जो फाउंडेशन है वो विजयनगर और अरवल डायनेस्टी के अंदर ही होगी आपको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. करेंगे अपन. इनफैक्ट टेंपल्स वर सीन एज अ मैग्नेट फॉर रिलीजियस सोवरेनिटी. मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि जो रिचुअल रिलीजियस सोवरेनिटी राजा मेंटेन कर रहा है उसमें टेंपल्स का बहुत बड़ा योगदान है सर. ओके, विदाउट टेंपल्स इट्स नॉट पॉसिबल है सर. उसकी रिचुअलिस्टिक सोवरेनिटी मेंटेन है सर. समझे. हमें ये चीज पता होनी चाहिए. तो उसके बाद बहुत सैकड़ों डायनेस्टी ने बनाया सर. जैसे हम्पी है, विरूपाक्ष टेंपल है, मैंने आपको बताया. फिर तुलवा डायनेस्टी है, तुलवा डायनेस्टी बनाया गया सर. ठीक है, तिरुपति का टेंपल इनके द्वारा बनाया जाता है, लेपाक्षी का टेंपल बनाया गया. तो देयर आर गुड नंबर ऑफ टेंपल्स दैट वर बिल्ट. ओके, तो इसमें विरूपाक्ष है, रघुनाथ टेंपल है हम्पी के अंदर. हम्पी तो अलग से ही, हम्पी से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इट हैज गॉट अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टीपल टेंपल्स. हम्पी के अंदर अगर आप देखोगे तो ह्यूज कॉम्प्लेक्स मिलता है सर. ठीक है, पर आपको विजयनगर की आर्किटेक्चर में आपको जो सवाल है वो सिंथेसिस के रूप में आएगा. सिंथेसिस का मतलब ये है कि ऐसे तो द्रविड़ आर्किटेक्चर से ज्यादा मोटिवेटेड था, इसको लोग प्रोविड स्टाइल कहते हैं अपनी भाषा के अंदर. पर ये सिंथेसिस में हम एक चीज कह सकते हैं
कि नो डाउट द्रविड़ डोमिनेटिंग था, पर वैसाल भी था ना सर। वैसाल की आर्ट जो थी और बाकी सारी आर्ट जो थी, तो कहीं ना कहीं वैसाल आर्ट भी आता है ना, बड़ी वगैरह का, वो भी था। तो बेसिकली सब सिंथेसिस के लिए सब था, रीजन ही सबके सब थे। स्कॉलर्स आ रहे तो आर्टिजन्स भी आएंगे, राजा मॉन्यूमेंट भी देख रहे हैं, ये तो सब कुछ अपना, तो ओन फीचर्स भी लिए और एक्जिस्टिंग डायनेस्टीज जो थी पुरानी, उनसे भी इन्होंने फीचर्स को कंबाइन किया। तो इस तरह से इन्होंने सैकड़ों मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं सर, ठीक है ना, समझे। सबके ऊपर मंडप मिलेगा और मंडप की अलग-अलग प्रकार की कहानियां मैंने आपको बताया, मंडप हैज़ देयर ओन इंपॉर्टेंस। मंडप में कार्विंग आपको मिलती है बहुत प्रोमिनेंटली सर, ठीक है ना, समझे। और ये मंडप में फिर रिचुअल्स होते थे, इससे रिचुअल्स ऑलरेडी मेंटेन होती थी। राजा एनुअल रिचुअल्स करता था, वेलकम टू नो की मैरिज प्रोसेशन को सेलिब्रेट किया जाता था। पिलर्स की इंपॉर्टेंस बहुत है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है डिस्कस की, येली स्तंभ का उपयोग हुआ, येली स्तंभ कहीं पे फोटो में डालना रह गया है सर, ओके। बट येली स्तंभ बड़े प्रोमिनेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको विजयनगर में मिलेगा। तो देखिए एक विजयनगर का आर्किटेक्चर है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम विजयनगर के डिक्लाइन के बाद नायक आर्किटेक्चर बन गया। ये कैसे आया नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर? तो वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस सेशंस ना, हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर कि नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बेसिकली क्यों बन के आएगा, क्योंकि वो नायक डायनेस्टी पावर के ऊपर आई। कौन थे नायक डायनेस्टी वाले? तो उनके जो गवर्नर्स थे ये सब के सब बेसिकली पावर के ऊपर आई ना, जैसा द येली स्तंभ, ओके। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड ऋतिक। आप देखो हॉर्स लाइक चार्जिंग हॉर्स लाइक क्रीचर्स, ना समझे, तो सी हॉर्स टाइप लगते हैं एंड वी विल फाइंड कि इसको ये हाईलाइट कर रहा है सर, ओके। तो चार्जिंग है, हॉर्स टाइप एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर से। तो ये है सर, ओके। दूसरी यही नाइक स्टाइल। देखिए नाइक स्टाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? नाइक स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज कोरिलेटिव ऑफ द फैक्ट्स दैट कि इन दिस आर्ट फॉर्म वी विल फाइंड कि द नायक्स और द लोकल गवर्नर्स ऑफ विजयनगर कंटिन्यूड देयर ओन वे ऑफ आर्ट एंड आल्सो ब्रॉट अलोंग कि वहां जहां इन्होंने रीजनल आर्किटेक्चर बनाया वहां अपना बनाया। तो उसमें वी विल सी कि मदुरई बिकेम वन ऑफ द सेंटर्स। एक्चुअली मदुरई में मीनाक्षी टेंपल है, इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द 13th सेंचुरी, 12th 13th सेंचुरी। फिर ये खिलजी के डायनेस्टी का आक्रमण और फिर तुगलक आए और सल्तनत बना, तो टूट गया। टूटने के कारण फिर थोड़े समय तक वहाँ बहुत डिलिपेटेड कंडीशन में टेंपल था। लेटर ऑन जब नायक्स आए पावर के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम भी बनाएंगे अपनी लेगेसी के रूप में, वी वांटेड टू हैव देयर ओन मॉन्यूमेंट, ओके। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि द्रविडियन आर्किटेक्चर आपको मिलता है। इसमें थोड़ा बहुत इस्लामिक इन्फ्लुएंस था क्योंकि मदुरई की सुल्तनत भी थी वहाँ पे। और इन्होंने क्या किया कि एक ही मंदिर के अंदर सर, मैं ओके, 5-6 या एक प्रीमाइसेस में 5-6 टेंपल्स होते हैं। यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है। इनको कनेक्ट करने के लिए गोपुरम, ये क्या कह सकते हैं, प्रक्रम बनाए। प्रक्रम मार्ग काइंड ऑफ गेट कॉरिडोर्स, ओके ना, समझे। तो अगर आप देखोगे परिक्रमा मार्ग जिसे हम लोग पहचानते हैं, बीच में एक जलाशय आपको मिलता है और इस तरह से वी विल फाइंड कि सबके सब टेंपल्स को इंटरकनेक्ट कर दिया विद इन द प्रीमाइसेस। समझ में आया कि नहीं? इनफैक्ट इन्होंने भी गोपुरम के ऊपर बहुत फोकस किया और गोपुरम ऐसा बनाया कि ऐसा ही आप देखते रहोगे सर। उसमें मीनाक्षी टेंपल और उसके टेंपल्स के गोपुरम तो मतलब बड़ी हाईली कार्व्ड एंड डेकोरेटिव आपको मिलेंगे। ये नायक शासकों के द्वारा बनते हैं, नायक वर नथिंग बट द गवर्नर्स ऑफ द विजयनगर, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी सर, ठीक है। तो ये लोग बनाएंगे, उसमें मीनाक्षी टेंपल सबसे प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि ये उसी से निकल के आया था सर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नायक स्टाइल एंड मदुरा स्टाइल मोस्ट ऑफ मदुरई के अंदर बने हैं, तो एक ही स्टाइल होगी, मतलब कहीं डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मदुरा स्टाइल देखने को तो मिली नहीं है। आई जस्ट चेक इट आउट सर, ओके। क्योंकि वो नायक स्टाइल के रूप में ही पहचानते हैं और मदुरई के मॉन्यूमेंट्स ही नायकों ने बनाए थे। एक्चुअली ये मंदिर बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया ना सर। द टेंपल यूज्ड टू एक्जिस्टेड इवन इन द प्रीवियस एरा एज़ वेल, ओके। पंड्यास के समय से ही था, बट बिकॉज़ ऑफ द जियोपॉलिटिकल अपील्स सर, ओके, इट गॉट डिस्ट्रॉयड एंड देन वंस अगेन देयर इज रिवाइवल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए विजयनगर के अंदर से। तो अभी आर्किटेक्चर से आपको एक दो बार सवाल सिंपल आए थे। गट फीलिंग ये कह रही है कि आर्किटेक्चर के ऊपर से आपको डिटेल में पूछेगा और पूछा जाएगा कि इसके सिंथेसिस के ऊपर डिस्कस करिए सर, है ना, समझे। और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए कि क्या ये इंडिजिनस बेसिकली ये क्यों निकल के आया। तो ये जो आपको पूछा ना कि हाउ विजयनगर बिकेम द कल्चरल कैपिटल, ओके। तो दे कैन आस्क यू डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर क्वेश्चन एज़ वेल कि भाई डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये टेंपल्स एज़ अ सोशल लाइफ के ऊपर एक बार सवाल पूछ दिया है मेडिवल इंडिया के ऊपर, टेंपल्स की सोशल लाइफ के बारे में, क्योंकि ये जितने भी टेंपल्स हैं सामाजिक जनजीवन का पार्ट था ना सर। ये पूरी इकोसिस्टम थी टेंपल बेस्ड इकोसिस्टम, ओके। तो टेंपल बेस्ड इकोसिस्टम ऑलवेज बेसिकली केप्ट ऑन कनेक्टिंग द पीपल टू द टेंपल इंस्टीट्यूशन सर, ओके। तो उसके साथ कनेक्टिविटी मेंटेन रही, तो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते रहे ना, बाकी आर्किटेक्चर पीछे बनता रहा, लोग आते रहे, नौकरियां उनको बेसिकली जॉब्स वॉब्स मिलती रही, एम्प्लॉयमेंट मिलती रही सर, ठीक है। और फिर उसके बाद एनुअल रिचुअल शुरू हुए, पिलग्रिमेज के लिए फिर लोग आए, जैसे आज की तारीख में आप लोग जगन्नाथ जाते हैं एनुअल पिलग्रिमेज करने, तिरुपति जाते हैं एनुअल पिलग्रिमेज करने के लिए सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीजें मिलती है। तो टेंपल टाउन्स का निर्माण है ना, मदुरई राइट फ्रॉम द पांड्या एग्जिस्ट करता था ना, मदुरई ऐसा तो है नहीं कि पहले से नहीं था, बट विल फाइंड कि ये फिर से रिवाइवल हुआ। तो यहाँ से का टॉपिक थोड़ा सोचिएगा, है ना, इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे एंड टुमारो वी विल कंक्लूड आउट द रीजनल पार्ट। कल एक ही क्लास में राणा कुंभा भी हो जाएंगे, गुजरात का आर्किटेक्चर भी हो जाएगा और मालवा और मांडू वहाँ से सवाल आएगा नहीं, और परसों से मुगल शुरू कर देंगे सर, ठीक है। चलिए सर, ओके। अपन दिवाली पे छुट्टी करते हैं सर। दिवाली पे कितने दिन छुट्टी करेंगे? देखो 12 तारीख को सुबह क्लास है, 13, 14, 15, 3 दिन छुट्टी कर देंगे, है ना, समझे। फिर 17, 18, 19 फिर बीच में छठ पूजा आएगी, 18, 19 को फिर छुट्टी कर, अरे यार तो फिर सबकी सब छुट्टी कर देते हैं, एक दिन क्या लेने आउटला। 12 को सुबह तो क्लास करेंगे सर, मोस्ट ऑफ 13 से 19 तक छुट्टी करेंगे अपन, ना समझे। आज जिन्हों अपने घर जाना है सर, फिर 20 से कंटिन्यू करेंगे। हाँ 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25 तक खत्म कर देंगे, है ना। 25 तक लास्ट होगा, 17 सेशन होंगे अपने पर मंथ, फिक्स है। 17 से 18 सेशन, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि 13, 14, 15 मैं ब्रेक ले रहा हूँ। 17, 18 ले सकता हूँ, 19 को, या 17, 18 लेके 19 को ब्रेक दे दूंगा। ओके व्हाट आई कैन डू इज की ऐसे छठ पूजा का 19 को है ना, ओके, तो 19 को ब्रेक दे दूंगा खाली एक दिन सर, है ना। बीच में तो क्या आखिर के 2 दिन ज़्यादा खींचना पड़े, तो हाँ वो भी चीज़ है ना। छठ पूजा 19, 20 को एक दिन छुट्टी देंगे यार छठ पूजा की, समझे। 17, 18 ले लेता हूँ, 19 को छुट्टी दे दूंगा, 20 को फिर कंटिन्यू कर देंगे। 13 से 16 तो अभी मैंने सेट नहीं किया है, 13, 14 नहीं, 16 से शुरू करेंगे ना, 16, 17, 18, हाँ 16, 17, 18, 19 है ना, एक दिन है हमारा तो नहीं, हाँ 13, 14, 15 3 दिन छुट्टी कर देंगे। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, अगर मैं जा रहा होता तो बात अलग होती, है ना। आज टाइम टेबल सेट कर देता हूँ। चलिए सर, बाय बाय बाय।